इंसानियत के जो बड़े बड़े हीरोज थे वो सब बुरी तरह हार गए। इसलिए इंसानों ने डेमन किंग को रोकने के लिए एक बहुत बड़ी जादुई दीवार खड़ी कर दी। पीढ़ियों से जादूगर अपनी पूरी ताकत लगाकर इस बैरियर को बचाए रख रहे थे और इस बीच नए नए हीरोज को लड़ने के लिए भेजा जाता रहा, लेकिन उनमें से एक भी कामयाब नहीं हुआ और पीछे रह गई तो सिर्फ उनकी तलवारें। 30 साल बाद भी वो बैरियर ही इकलौती चीज है जो टिकी हुई है। ये ब्लेक है, एक 39 साल का बैरियर जादूगर जो अभी अभी सोकर उठ रहा है। वो अपने दिन की शुरुआत बाकी दिनों की तरह ही काम पर जाने की तैयारी से करता है। उसका काम अपनी इस सुनसान छोटी सी कुटिया में रहकर बैरियर को संभाले रखना है, जिसमें आराम से उन राक्षसों की भीड़ को हेलो कहना भी शामिल है जो दीवार को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस बंदे के लिए नर्क की सेना को रोक कर रखना बस एक आम मंगलवार जैसा है। आज उसे लगता है कि बैरियर रोज के मुकाबले थोड़ा कमजोर है। वो अपनी जादुई ताकत से इसे और मजबूत करने के काम में जुट जाता है। जादुई घेरा चमक उठता है और राक्षसों के हमले को पीछे धकेल देता है। हालांकि इसे बनाए रखने में ही उसकी अच्छी खासी जान निकल रही है। ब्लेक को समझ आता है कि बैरियर आजकल बड़ी तेजी से कमजोर पड़ रहा है और इसमें ज्यादा माना लग रही है। वो उम्मीद करता है कि कोई नया हीरा जल्दी आए और इस सब का अंत कर दे। इसी बीच एक नई हीरो आखिरकार खुद डेमन किंग के सामने खड़ी है। वो बिना एक सेकंड गवाए सीधे आगे बढ़ती है और दोनों के बीच विनाशकारी ऊर्जा के एक बड़े धमाके के साथ टक्कर होती है। एक जोरदार जंग के किनारे के साथ वो हमले के लिए अपनी पवित्र तलवार नीचे चलाती है, लेकिन डेमन किंग के चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं दिखती। वो एक जबरदस्त वार करती है और अपनी पवित्र तलवार सीधे डेमन किंग के सीने के पार उतार देती है। डेमन किंग को यकीन नहीं होता। वो खून की उल्टियां करता है और उसे एहसास होता है कि वो सच में हार चुका है। यह कितनी नाकाबिले बर्दाश्त बात है। यही बड़बड़ाते हुए वो गिर पड़ता है और राख बनकर गायब हो जाता है। इसके बाद हीरो वहां शान से खड़ी होती है और अपनी इस कड़ी मेहनत से मिली जीत का ऐलान करती है। डेमन किंग के महल से रोशनी का एक बहुत बड़ा खंभा फूटता है, जो इस बात का इशारा है कि जंग खत्म हो चुकी है और हमारा भाई ब्लेक अपनी कुटिया से ये सब देखता है। वो इस नज़ारे को देखकर पूरी तरह दंग रह जाता है। मरते हुए राक्षसों की लाशों के बीच वो सोचता है कि क्या हीरोज ने वाकई ये कर दिखाया। ऊपर देखते हुए उसे लगता है कि आसमान से वो राक्षसी धुंध आखिरकार गायब होने लगी है और बर्बाद हो चुकी जमीन उसकी आंखों के सामने ही ठीक होने लगती है। उसकी बाँछें खिल जाती हैं क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि दुनिया में आखिरकार अमन चैन आ गया है। 30 साल तक लगातार बैरियर को संभालने के बाद वो बस इस बात से खुश है कि अब सब सुरक्षित रह सकते हैं और वो दशकों में पहली बार आराम से साफ आसमान का मजा ले सकता है। लेकिन 1 महीने बाद नाइट्स का एक ग्रुप उसकी इस सुनसान कुटिया पर आ धमकता है। उनका लीडर सीधे उसकी तरफ उंगली उठाता है और ठंडे लहजे में कहता है कि अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। ब्लेक के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो इस अचानक हुए फैसले पर बस हकलाने लगता है। वो नाइट उस पर एक बेकार के बैरियर के नाम पर सरकारी पैसा बर्बाद करने का आरोप लगाता है और उसे धोखेबाज कहता है। हमारा बंदा समझाने की कोशिश करता है कि उसका काम उस धुंध और राक्षसों को रोक कर रखना था, पर वो नाइट उसकी बात हंसकर उड़ा देता है और कहता है कि उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी मामूली और नाकाम जादूगर ने क्या किया। इसके बाद वो ब्लेक को उसके अपने ही घर से बाहर धक्का दे देता है और चिल्लाता है कि ये झोपड़ी और जमीन अब देश की है। तो 30 साल की सेवा के बाद उसे बिना किसी चीज के सीधे रास्ते पर लात मारकर निकाल दिया जाता है। ब्लेक को यकीन ही नहीं हो रहा कि 30 साल की जी तोड़ मेहनत के बाद उसका अंजाम ऐसा होगा। अब कोई और रास्ता न देखकर वो उसी गांव की तरफ लौटने का फैसला करता है जहां वो पला बढ़ा था। आते आते वो हाटिनो नाम के एक छोटे से कस्बे के एडवेंचर्स गिल्ड में पहुंचता है। वो काउंटर पर अपनी पेमेंट को देख रहा है जो कि बस मुट्ठी भर सिक्के हैं। वो फौरन गिल्ड मास्टर से शिकायत करता है कि ये इनाम बहुत ही ज्यादा कम है। ये गिल्ड मास्टर बिल्कुल भी सुनने के मूड में नहीं है। वो सीधे उसके मुंह के पास आकर चिल्लाता है कि ब्लेक शिकायत न करे क्योंकि वो आखिरकार सिर्फ एक बैरियर जादूगर है। ये सुनकर हमारा बंदा सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या उसके 30 साल के काम की सच में कोई कीमत नहीं थी। अगले दिन वो फिर भी गिल्ड में वापस आता है क्योंकि उसके पास नौकरी की कोई और उम्मीद नहीं है और वो लगभग गिड़गिड़ाते हुए रिसेप्शनिस्ट से किसी भी तरह के काम की मांग करता है, नहीं चाहे सैलरी कितनी भी कम क्यों न हो। लेकिन वो रिसेप्शनिस्ट उसे सीधे मना कर देती है और कहती है अब कोई भी तुम जैसे बेकार बैरियर जादूगरों के लिए रिक्वेस्ट नहीं भेजता। इस पर ब्लेक हार न मानते हुए गिड़गिड़ाकर घास फूस साफ करने जैसे छोटे मोटे कामों के बारे में पूछता है, लेकिन वो कहती है कि अब वैसे काम भी नहीं बचे हैं। इसी बीच पीछे बैठे 2 दूसरे एडवेंचर्स उसकी इस बेकार क्लास का मजाक उड़ाने लगते हैं। निराश होकर वो काउंटर के पास बिल्कुल अकेला खड़ा रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि अब कहाँ जाए। तभी अचानक गिल्ड का दरवाजा धड़ाम से खुलता है और कोई आवाज लगाता है। एक रॉयल नाइट अंदर कदम रखता है और खास तौर पर ब्लेक नाम के बैरियर जादूगर के बारे में पूछता है। गिल्ड में मौजूद हर कोई दंग रह जाता है। सब सोचने लगते हैं कि आखिर रॉयल नाइट्स इस छोटे से गांव में क्या कर रहे हैं। ब्लेक घबराते हुए अपना हाथ उठाता है और कंफर्म करता है कि वो शख्स है जिसे वो ढूंढ रहे हैं। वो नाइट बदले में उसे बस एक ठंडी और सख्त निगाह से देखता है और हमारे भाई को तो रत्ती भर भी अंदाजा नहीं है कि आखिर चल क्या रहा है। वो नाइट ऐलान करता है कि वे यहाँ खुद हीरो एलिस के आदेश पर आए हैं ताकि उसे सम्मान के साथ राजधानी ले जा सकें। ये खबर सुनते ही जो एडवेंचर्स अभी उसका मजाक उड़ा रहे थे उनके तो होश ही उड़ जाते हैं। ब्लेक शांति से चलने के लिए मान जाता है तो नाइट कहता है कि उन्हें तुरंत निकलना होगा
बाहर सिर्फ उसके लिए एक बेहद आलीशान और चमचमाती बग्गी इंतजार कर रही होती है। इसे देखकर गिल्ड के बाकी मेंबर्स डर के मारे कांपने लगते हैं कि कहीं कोई बड़ी मुसीबत आने से पहले उन्हें ब्लेक से माफी तो नहीं मांग लेनी चाहिए। इसी के साथ बग्गी गांव से बाहर निकल पड़ती है और ब्लेक अपने इस अचानक शुरू हुए सफर पर चल देता है। वो अंदर बैठा हुआ इस आलीशान सवारी में खुद को बहुत अजीब महसूस कर रहा है और अब भी इस बात को समझने की कोशिश कर रहा है कि उसे खुद हीरो ने बुलावा भेजा है। तभी उसे याद आता है कि उसने एक बार एक युवा एडवेंचरर की मदद की थी और वो सोचने लगता है कि क्या उस लड़की को आज भी वो बात याद है। जल्दी ही वे हेनरिया साम्राज्य की एक बहुत बड़ी शाही राजधानी में पहुंचते हैं जिसका नाम मिस्टन है। हमारा भाई तो हक्का बक्का रह जाता है क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में कभी इतनी बड़ी जगह या इतने सारे लोग नहीं देखे थे। उनकी बग्गी चहल पहल वाली सड़कों से गुजरते हुए और एक पुल को पार करके महल की तरफ बढ़ती है। एक बेहद भव्य और आलीशान कॉरिडोर में चलते हुए ब्लेक को पहले से भी ज्यादा अजीब लग रहा होता है। तभी एक आवाज उसे पुकारती है और वो हैरान होकर ऊपर देखता है। सामने खुद हीरो एलिस खड़ी है और उसे आखिरकार अपने सामने देखकर वो बेहद खुश लग रही है। वो पूछती है कि क्या उसे डेमन किंग के इलाके के पास उसकी मदद करना याद है, जिस पर ब्लेक हाँ कहता है। एलिस के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। वो इस बात से बेहद खुश है कि ब्लेक उनके उस मिलन को भूला नहीं है। वो उसे फिर से शुक्रिया कहती है और बताती है कि जब वो अपनी टीम से अलग हो गई थी तब ब्लेक ने सच में उसकी जान बचाई थी। ब्लेक बड़प्पन दिखाते हुए बात को संभालता है और कहता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं थी और उसने तो उसके दोस्तों की भी मदद की थी। एलिस बताती है कि उसके साथी भी उससे मिलना चाहते थे लेकिन फिलहाल वो सब समारोहों में व्यस्त हैं। एलिस पूरे जोश में उससे पूछती है कि अब जंग खत्म होने के बाद वो आगे क्या करने वाला है। ब्लेक बस हंसकर बात टाल देता है। हालांकि अंदर ही अंदर वो बेरोजगार होने की वजह से बुरी तरह घबरा रहा है। एलिस तुरंत उसे रॉयल मैजिशियन कॉर्प्स में शामिल होने का सुझाव देती है। उसे लगता है कि ये उसके लिए बिल्कुल सही रहेगा। लेकिन तभी गुंथर नाम का एक घमंडी कैप्टन बीच में आकर उसकी बात को झटके में काट देता है और बैरियर जादूगरों को एकदम निकम्मा बोलता है। एलिस को ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती और वो उसे याद दिलाती है कि बैरियर जादूगरों की वजह से ही वे इस जंग को लड़ पाए थे। पर यह बंदा उसकी बात का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि वो बैरियर वैसे भी किसी काम का नहीं था। वो अपनी बात पर अड़ जाता है और कहता है कि अमन चैन के इस नए दौर में बैरियर जादूगरों की कोई जरूरत नहीं है। ब्लेक ये देखकर सन्न रह जाता है कि पिछले 30 सालों में उसकी क्लास की इज्जत कितनी ज्यादा गिर चुकी है। वो गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच लेता है। उसे इस बात पर बेहद गुस्सा आ रहा है कि उसकी पूरी जिंदगी की मेहनत को एक मजाक समझा जा रहा है। तभी गुंथर उसे एक बूढ़ा आदमी कह देता है जो किसी असली नौकरी के लायक नहीं बचा है। इस आखिरी बेइज्जती में वो दावा करता है कि ब्लेक के पास कोई हुनर ही नहीं है, जिससे एलिस का पारा चढ़ जाता है। वो गुंथर को चैलेंज करते हुए पूछती है कि अगर ब्लेक ये साबित कर दे कि उसके पास हुनर है तब तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना। गुंथर घमंड में मान जाता है और कहता है कि अगर ब्लेक उसे, जो कि एक वाइस कैप्टन है, हरा देता है तो वो अंदर आ सकता है। वो इसे बीच के करियर वाले किसी आवेदक का एक आम टेस्ट बताता है जिससे ये पता चल सके कि वो लड़ने के लिए तैयार है या नहीं। इसके बाद वो बंदा सीधे ब्लेक पर दबाव बनाते हुए पूछता है कि अब वो क्या करने वाला है। लेकिन इससे पहले कि ब्लैक कोई जवाब भी दे पाता, एलिस धीरे से उसके कान में फुसफुसाती है कि उसे उस पर पूरा भरोसा है। और एलिस की इन हौसला बढ़ाने वाली बातों ने मानो जादू का काम किया और ब्लेक बिल्कुल अपने असली फॉर्म में आ गया। अगली ही पल वे दोनों किसी ट्रेनिंग ग्राउंड में एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं। हमारा भाई अब भी यही सोच रहा है कि वो सिर्फ एक बुलावा आने पर यहाँ आया था और कैसे इस लड़ाई के चक्कर में फंस गया। दूसरी तरफ गुंथर बड़े रौब से अपना इंट्रोडक्शन देता है और ब्लेक को मजा चखाने के लिए बिल्कुल तैयार है। गुंथर बिना वक्त गंवाए सीधे जानलेवा हमला करता है और ब्लेक की तरफ एक बहुत बड़ा आग का गोला फेंकता है। हमारा बंदा चुपचाप वहीं खड़ा रहता है और वो हमला तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है और पूरा ट्रेनिंग ग्राउंड हिल जाता है। बाकी के सारे जादूगर खुशी से चिल्लाने लगते हैं। उन्हें लगता है कि खेल शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। गुंथर भी घमंड में चूर होकर हंसने लगता है कि उसने एक मामूली बैरियर जादूगर को उसकी औकात दिखा दी। लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती क्योंकि उसे एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ है। ब्लेक वहाँ बिना एक खरोंच के चुपचाप खड़ा है और मजे से पूछ रहा है कि टेस्ट आखिर शुरू कब होगा। हर कोई यह देखकर सन्न रह जाता है कि उसने वाइस कैप्टन के जादू को ऐसे झेल लिया जैसे वो कुछ था ही नहीं। और गुंथर को तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा क्योंकि उसने सच में उसे खत्म करने की नीयत से हमला किया था। ब्लेक फिर बड़े आराम से कहता है कि अब वो थोड़ा सीरियस होना शुरू करेगा, जिससे गुंथर गुस्से से पागल हो जाता है और एक पहले से भी कहीं बड़ा हमला तैयार करता है। इस बार ब्लेक सामने से आती हुई उस आग की तबाही को रोकने के लिए एक घूमता हुआ नीला बैरियर खड़ा कर देता है और वो पूरा हमला उसके डिफेंस से टकराकर बिना कोई नुकसान पहुंचाए फुस हो जाता है। गुंथर अब बिल्कुल किसी एनिमे विलन की तरह बर्ताव करने लगता है। वो ब्लेक को भस्म करने के लिए एक बहुत बड़ा आग का पंछी बुला लेता है, जिसे देखकर उसके खुद के चेले चपाटी भी डर जाते हैं कि उनका बॉस कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ रहा है। उन्हें पक्का यकीन है कि इतने बड़े जादू के सामने कोई भी जिंदा नहीं बच सकता। लेकिन उस आग के बीच ब्लेक बड़े आराम से उस जादू को समझ रहा है और उसे वो अजीब ढंग से बहुत कमजोर लगता है।
वो सच में उलझन में है और सोच रहा है कि क्या गुंथर अभी भी किसी वजह से अपनी पूरी ताकत नहीं लगा रहा है। जैसे ही धुआं साफ होता है, सबको लगता है कि जहां ब्लेक खड़ा था वहां एक बड़ा गड्ढा दिखेगा, पर वो तो वहां बिल्कुल सही सलामत खड़ा मिलता है, जिसे देख गुंथर की बोलती बंद हो जाती है। गुंथर अब भी सदमे में है। उसे समझ नहीं आ रहा कि एक मामूली लेवल का बैरियर जादूगर अब भी कैसे खड़ा है। इसलिए वो फिर से बकवास करना शुरू कर देता है और कहता है कि अगर ब्लेक हमला ही नहीं कर सकता तो ऐसे डिफेंस का क्या फायदा। और वो हमारे भाई को उकसाता है कि अगर उसे इतना ही बुरा लग रहा है तो वो पलटवार करके दिखाए, जिसे ब्लेक बड़े शांत रहकर मंजूर कर लेता है और कहता है कि वो बिल्कुल ऐसा ही करेगा। ये सुनते ही गुंथर का दिमाग एकदम चकरा जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि ब्लेक क्या कह रहा है। तभी ब्लेक ठीक गुंथर के मुंह के सामने एक चमकता हुआ नीला क्यूब बुलाता है और उसे किसी तोप के गोले की तरह सीधे आगे की तरफ दाग देता है, जो जाकर वाइस कैप्टन के मुंह पर करारा प्रहार करता है। गुंथर इस अचानक हुए जोरदार हमले से पूरी तरह संभल नहीं पाता और हवा में उड़ते हुए पीछे जा गिरता है, जिससे उसके चेले बस फटी आंखों से देखते रह जाते हैं कि आखिर ये क्या बवाल हो गया। मैदान के दूसरी तरफ से गुंथर चिल्ला रहा है कि बैरियर जादूगर हमला नहीं कर सकते, लेकिन ब्लेक बड़े आराम से समझाता है कि उसने बस अपने बनाए हुए बैरियर को आगे बढ़ा दिया था। ये सुनकर गुंथर और भी ज्यादा भड़क जाता है, क्योंकि बैरियर्स तो एक ही जगह टिके रहने के लिए होते हैं। मगर हमारा भाई बस हंस पड़ता है और कहता है कि 30 साल की प्रैक्टिस के बाद वो इसमें काफी उस्ताद हो चुका है। यहाँ तक कि एलिस भी दंग रह जाती है और धीरे से बुदबुदाती है कि बैरियर को हिलाना तो नामुमकिन होना चाहिए। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे वो कोई चीटिंग कर रहा हो। वहीं बाकी जादूगरों को आखिरकार बात समझ आ जाती है कि जिसे वो बेकार समझ रहे थे, वो जादूगर उनके बॉस पर भारी पड़ रहा है। इस बीच गुंथर पूरी तरह बौखला चुका है। वो इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है कि वो किसी ऐसे इंसान से हार रहा है जिसे उसने कचरा कहा था। उसका घमंड इस कदर टूट चुका है कि वो तय कर लेता है कि अब उसे ब्लेक को जान से ही मारना होगा। वो ब्लेक के पीछे खड़े अपने चेलों को एक छुपकर इशारा करता है, जो पहले तो थोड़ा हिचकिचाते हैं पर अपने बॉस का ऑर्डर समझ जाते हैं, और वे सब हमारे भाई पर पीछे से हमला करने के लिए अपनी जादुई ताकत बढ़ाने लगते हैं। उनमें से एक जादूगर ब्लेक की पीठ पर एक धोखे से वार करता है, जब उसका ध्यान कहीं और होता है और वो आग का जादू सीधे उस पर जाकर लगता है, जिससे एक जोरदार धमाका होता है। लेकिन तभी ब्लेक का एक पैसिव बैरियर खुद ब खुद चालू हो जाता है और उस हमले को पूरी तरह बेअसर कर देता है। नुकसान को जिसे देखकर हर कोई बिल्कुल भौचक्का रह जाता है। हालांकि एलिस को देखकर ऐसा लगता है जैसे उसे पहले से ही इस बात की पूरी उम्मीद थी। ब्लेक बस पीछे मुड़ता है और पूछता है कि क्या उसे कोई पत्थर लगा है। उसे तो एहसास तक नहीं हुआ कि ये एक हमला था। गुंथर का दिमाग काम करना बंद कर देता है। वो सोचने लगता है कि कोई बैरियर अपने आप कैसे चालू हो सकता है। तभी एलिस आखिरकार बीच बचाव करने आती है। इस बकवास को हद से ज्यादा देख लेने के बाद वो गुंथर को एक तीखी और ठंडी निगाह से देखती है और कहती है कि उसने सबूत देख लिया है और ये उसकी आखिरी चेतावनी है। लेकिन इस बंदे का घमंड इस कदर टूट चुका है कि वो अपनी हार मानने से साफ इनकार कर देता है और एक आखिरी हमले के लिए अपनी पूरी ताकत जुटाने लगता है। वो आग का एक बहुत बड़ा सैलाब छोड़ देता है, क्योंकि उसे लगता है कि अब एलिस को इम्प्रेस करने का यही एक इकलौता रास्ता बचा है। और उसके खुद के आदमी ये देखकर डरने लगते हैं कि वो इतना खतरनाक और ऊंचे लेवल का जादू कर रहा है जो उन्हें भी अपनी चपेट में ले लेगा। वो पूरी तरह सनकी हो चुका है और चिल्ला रहा है कि वो अपनी पूरी ताकत से इस खेल को खत्म कर देगा। फिर वो उस आग के विशाल गोले को सीधे हमारे भाई की तरफ दाग देता है और चिल्लाता है कि मर जाओ। बाकी जादूगर अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं और चिल्लाते हैं कि सब लोग इस धमाके के दायरे से दूर भागो। लेकिन एलिस बस वहीं शांति से खड़ी रहती है। वो सोचती है कि एक आम बैरियर इसे नहीं रोक सकता, लेकिन ब्लेक कोई आम जादूगर नहीं है। वो फ्लैशबैक में उस समय को याद करती है जब ब्लेक ने उसकी जान बचाई थी, जब वो महज एक बच्ची थी और चारों तरफ से बड़े बड़े राक्षसों से घिरी हुई थी। और उसकी हिफाजत की वो याद एलिस को उस पर पूरा भरोसा दिला देती है। उसे याद आता है कि कैसे उसने बिना किसी मेहनत के एक ऐसा बैरियर बनाया था जिसने उनके आसपास के हर एक दुश्मन का नामो निशान मिटा दिया था। और वो वापस आज के समय में लौट आती है जहाँ उसे इस बात का पूरा यकीन है कि ब्लेक नहीं हारेगा। गुंथर बस फटी आंखों से चीखता रह जाता है जब ब्लेक उसके सबसे खतरनाक हमले को सिर्फ 2 उंगलियों से रोक देता है। गुंथर घुटनों के बल बैठ जाता है। अपनी इस शर्मनाक हार से वो अंदर तक टूट चुका है और उसका दिमाग पूरी तरह हिल जाता है जब उसे एहसास होता है कि उसका सबसे तगड़ा जादू भी बिल्कुल बेकार साबित हुआ। उसके चेलों को दिख जाता है कि उसकी पूरी माना खत्म हो चुकी है, जिसका मतलब है कि बैरियर जादूगर ये लड़ाई जीत गया। इसलिए एलिस बड़े गर्व से जीत का ऐलान करती है और कहती, इससे साबित होता है कि ब्लेक इसमें शामिल होने के लायक है। वो फिर सबको बताती है कि यह इंसान पिछले 30 सालों से अकेले अपने दम पर पूरी दुनिया की रक्षा कर रहा है। लेकिन गुंथर अपनी नाक बचाने की आखिरी नाकाम कोशिश में चिल्लाकर पूछता है कि बाकी के बैरियर जादूगर कहाँ हैं। पास ही खड़ा एक नाइट रिपोर्ट देता है कि जांच में पता चला है कि बाकी जादूगर अब अपनी ड्यूटी पर नहीं है। और ये खबर गुंथर के दिमाग के परखच्चे उड़ा देती है। पता चलता है कि बाकी के जादूगर इन सालों में या तो मर गए, भाग गए या फिर सरकारी पैसे के गबन में पकड़े गए, जिससे हर किसी को इस हैरान कर देने वाले सच का पता चलता है कि ब्लेक अकेले ही उस मोर्चे पर डटा हुआ था। यहाँ तक कि ब्लेक भी अब जाकर कड़ियों को जोड़ पाता है और समझता है कि इसी वजह से उसकी माना लगातार बढ़ती जा रही थी। गुंथर अब भी इस बात को मानने से इनकार करते हुए चिल्ला रहा है और बड़बड़ा रहा है कि राक्षसों की दुनिया हमारे साम्राज्य से बहुत बड़ी है और उसकी बुद्धि में ये बात आ ही नहीं रही कि कोई एक अकेला इंसान
इतने असंभव स्तर के बैरियर को कैसे संभाल सकता है। इस बीच एलिस का चेहरा खुशी से चमक रहा है। वो सोचती है कि ब्लेक तो उसकी यादों से भी कहीं ज्यादा शानदार है। अचानक इस हंगामे के बीच एक नई आवाज गूंजती है जो पूछती है कि ये सब क्या तमाशा चल रहा है, और अभी अभी आए इंसान को पहचानते ही गुंथर का चेहरा डर के मारे पीला पड़ जाता है। ये पहली यूनिट का कैप्टन लांसलॉट है और वो बिल्कुल भी खुश नहीं दिख रहा है। ये बंदा जाहिर तौर पर पूरी रॉयल मैजिशियन कॉर्प्स का सबसे बड़ा अफसर है, जिसके सामने गुंथर और भी अदना सा लगने लगता है। वो सीधे उस बेइज्जत हुए वाइस कैप्टन के पास जाता है और कड़क आवाज में पूछता है कि यहाँ क्या हो रहा है। एलिस बड़े शांत तरीके से समझाती है कि उसने ब्लेक के नाम की सिफारिश की थी, लेकिन गुंथर को उसकी काबिलियत पर शक था और उसने लड़ाई शुरू कर दी। एलिस फौरन कैप्टन को बताती है कि वे तो बस एक छोटा सा व्यावहारिक टेस्ट ले रहे थे, और लॉन्सलॉट बस गुंथर की तरफ बड़ी ठंडी निगाहों से देखता है और साफ कहता है कि तुम ये लड़ाई साफ तौर पर हार चुके हो। गुंथर तुरंत बहाने बनाने लगता है और दावा करता है कि वो तो बस एक मामूली बैरियर जादूगर पे तरस खाकर हल्के में लड़ रहा था, लेकिन कैप्टन उसकी बात बीच में ही काट देता है और कहता है कि उसने उसके ये घटिया बहाने बहुत सुन लिए। हमारा भाई गुंथर बस पसीने पसीने हो रहा है और इस बार वो अपनी बातों से बचकर निकलने की हालत में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि लांसलॉट सीधे अपना आखिरी फैसला सुनाते हुए कहता है, अगर तुम्हारे पास हुनर है तो तुम अंदर हो, बस बात खत्म। इसके बाद वो ब्लेक की तरफ मुड़ता है और रॉयल मैजिशियन कॉर्प्स के एक मेंबर के तौर पर उसका स्वागत करता है। बाकी के जादूगरों को तो इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा। वे आपस में फुसफुसाने लगते हैं कि आखिर एक बैरियर जादूगर को अंदर एंट्री कैसे मिल गई। जहां एक तरफ ब्लेक अभी भी इस बात को समझने की कोशिश कर रहा है कि वो साम्राज्य की सबसे टॉप यूनिट में शामिल हो रहा है, वहीं उसे अंदर ही अंदर थोड़ा खुद पर शक भी होने लगता है कि क्या वो सच में इस काम के लायक है भी या नहीं। तभी एलिस उसे इस सोच से बाहर निकालती है। वो उसे बधाई देती है और कहती है कि उसे तो शुरू से ही उस पर पूरा भरोसा था। ब्लेक इस बात का सारा क्रेडिट एलिस को दे देता है और बात को रफा दफा करते हुए सुझाव देता है कि क्यों न वे चलकर कुछ खाने पीने के साथ इसका जश्न मनाएं। तभी लॉन्सलॉट ठीक एलिस के पीछे प्रकट हो जाता है और पूछता है कि क्या तुम्हारे पास सच में इस सब के लिए फालतू वक्त है। वो एलिस को काम पर वापस ले जाने के लिए खींचने लगता है और एलिस जाते जाते पीछे से ब्लेक को आवाज लगाती रह जाती है। इसके बाद ये कैप्टन सीधे ब्लेक के मुंह के पास आता है और पूछता है कि हीरो एलिस के साथ उसका क्या रिश्ता है, और उसे उन लोगों के बारे में एक दबी हुई चेतावनी देता है जो एलिस का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करने की कोशिश करते हैं। इसी के साथ वो ब्लेक को अपने साथ आगे ले जाता है और पीछे दूर से एक बुरी तरह बेइज्जत हुआ गुंथर उन्हें देखता रह जाता है। गुंथर गुस्से में अंदर ही अंदर बिल्कुल उबल रहा है। इस पूरे तमाशे ने उसके घमंड के परखच्चे उड़ा दिए हैं। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि ब्लेक एक कागज को बड़े हैरान करने वाले एक्सप्रेशन के साथ देख रहा है और उसे एहसास होता है कि वो रॉयल मैजिशियन कॉर्प्स के एक बहुत बड़े हॉस्टल के सामने खड़ा है। ब्लेक उस आलीशान हॉस्टल में पूरी तरह रास्ता भटक कर घूम रहा है और अपना कमरा ढूंढने की कोशिश कर रहा है। तभी वहाँ मौजूद कुछ दूसरे नए सीखने वाले तुरंत उसे जज करना शुरू कर देते हैं। उसे एक फटेहाल बूढ़ा आम आदमी बुलाते हैं। इस अजीब और असहज करने वाले माहौल को भांपते हुए हमारा भाई बस उन्हें इग्नोर करने और आगे ढूंढते रहने का फैसला करता है और आखिरकार उसे अपना कमरा नंबर मिल जाता है, जिसे देखकर उसे बड़ी राहत मिलती है। वो बड़ी खुशी खुशी दरवाजा खोलता है, अपने नए रूममेट से पहली बार मिलने के लिए बिल्कुल तैयार। पर अंदर उसे लाल बालों वाला एक गुस्सैल लड़का मिलता है जिसका नाम स्वेन है, जो तुरंत पूछता है कि तुम आखिरकार हो कौन। ब्लेक अपना इंट्रोडक्शन देता है, पर स्वेन तो बस इसी बात को लेकर अटका हुआ है कि उसे एक बूढ़े आदमी के साथ कमरा शेयर करना पड़ रहा है। फिर ये लड़का कड़ियों को जोड़ता है और उसे समझ आता है कि ब्लेक ही वो लेजेंडरी नया बंदा है जिसने गुंथर को हराया था, और वो उसे एक झूठा बोल देता है। हमारा भाई बस झेपते हुए मान जाता है कि हाँ, उसकी कहानी सुनने में वाकई काफी अविश्वसनीय लगती है, जिससे स्वेन को एक गहरा सदमा सा लगता है और ब्लेक सोचने लगता है कि क्या ये लड़का ठीक भी है या नहीं। स्वेन पूरी तरह अपना आपा खो देता है और चिल्लाने लगता है कि उसकी जिंदगी अब बर्बाद हो चुकी है क्योंकि उसकी टीम एक झूठे इंसान के साथ बन गई है। और जब ब्लेक पूछता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, तो स्वेन समझाता है कि रूममेट्स अपने आप एक ही ट्रेनी टीम में आ जाते हैं। ब्लेक बस बूढ़ा होने के लिए उससे माफी मांगता है और वादा करता है कि वो किसी पर बोझ नहीं बनेगा, जिससे वो लड़का थोड़ा शांत होता दिख रहा है और उसे अंदर से थोड़ा बुरा भी लगता है। स्वेन फिर ब्लेक के बिखरे हुए बालों की तरफ इशारा करता है और ट्रेनिंग पर जाने से पहले उसके बाल थोड़े सेट करने की पेशकश करता है, और देखते ही देखते बाल काटने के बहाने उन दोनों के बीच एक अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है और ब्लेक खुद को बिल्कुल फ्रेश महसूस करता है। स्वेन को अचानक याद आता है कि वे अपने पहले ट्रेनिंग सेशन के लिए लेट होने वाले हैं। वो ब्लेक से कहता है कि जल्दी करे और अपनी नई यूनिफॉर्म पहन ले। इस बीच दो और नई ट्रेनी लड़कियां थेरेस और क्लारा अपने टीममेट्स का इंतजार कर रही हैं। जब ब्लेक और स्वेन वहां पहुंचते हैं तो वे लड़कियां बस उन्हें घूरती रह जाती हैं और सोचने लगते हैं कि ये अजीब सा बूढ़ा आदमी कौन है। ब्लेक अपनी नई टीममेट्स थेरेस और क्लारा से खुद को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करता है और थेरेस तुरंत अपनी टीम में एक बूढ़े आदमी के होने पर शिकायत करना शुरू कर देती है। क्लारा उससे शांत रहने को कहती है, पर थेरेस सीधे उसकी चोरी पकड़ लेती है कि क्लारा भी अंदर से बिल्कुल यही बात सोच रही है। हमारे भाई को बहुत अजीब और शर्मिंदगी जैसा महसूस होता है। उसे समझ आता है कि पूरे ग्रुप में वो इकलौता बड़ी उम्र का नया भर्ती हुआ सदस्य है। तभी एक ट्रेनर उसे और स्वेन को सबके सामने इंट्रोडक्शन के लिए आगे बुलाता है। ब्लेक बस एक सिंपल तरीके से ग्रीट करता है और ऐलान करता है कि वो एक बैरियर जादूगर है। वहाँ मौजूद भीड़ तुरंत कानाफूसी करने लगती है और उसे उस अफवाह से जोड़ने लगती है कि इसी बंदे ने गुंथर को पीटा था। क्लारा पूरी तरह शक भरी निगाहों से देखती है। उसे इस कहानी पर यकीन करना मुश्किल लग रहा है। जब
जबकि थेरेस तो इस बात को मानने से ही साफ मुकर रही है कि ये बूढ़ा आदमी इतना ताकतवर हो सकता है। दूसरी तरफ स्वेन का तो दिमाग ही फटा जा रहा है। वो सोच रहा है कि वे सब बर्बादी की कगार पर हैं, जिसके कमजोर बैरियर जादूगर होने की वजह से वे पूरी तरह फंस चुके हैं। वहीं किनारे से एक सुनहरे बालों वाला इंस्ट्रक्टर ब्लेक को बड़ी कमीनी नजरों से घूर रहा है। साफ पता चल रहा है कि वो ब्लेक को बिल्कुल पसंद नहीं करता। यह बंदा फिर स्टेज पर आता है और ऐलान करता है कि अभी तक किसी भी नए रंगरूट को कोई डिवीजन नहीं दी गई है, जिसका मतलब है कि ट्रेनिंग में उनका परफॉर्मेंस ही यह तय करेगा कि उन्हें कोर में आखिरकार कौन सी जगह मिलेगी। वो फिर खुलासा करता है कि उनका पहला टेस्ट मक्का के जंगलों में 2 हफ्ते तक टिके रहने का एक सर्वाइवल टास्क है, जहां उन्हें राक्षसों का शिकार करना है। बाकी के सारे ट्रेनीज ये सुनकर बुरी तरह डरने लगते हैं, क्योंकि वो जंगल अपनी बेरहम और खतरनाक चीजों के लिए बदनाम है। ये इंस्ट्रक्टर बस ब्लेक की तरफ देखकर कमीनी मुस्कान हंसता है और उसे बदकिस्मत बोलता है और फिर सबको अपना अपना साजो सामान उठाने का ऑर्डर देता है। स्वेन अब भी घबराया हुआ है और कह रहा है कि नए नवेले लड़कों का एक झुंड वहां किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं बच सकता। ये पूरी टीम ब्लेक की तरफ मुड़ती है और उससे भीख मांगती है कि वो उन पर बोझ न बने और उन्हें पीछे न धकेले, जिस पर ब्लेक बस शांति से मान जाता है। इसके बाद सबको ड्रैगन वाली बग्गियों में बैठने का हुक्म दिया जाता है ताकि उन्हें जंगल तक ले जाया जा सके। और वही घमंडी इंस्ट्रक्टर ब्लेक को एक आखिरी नफरत भरी निगाह देता है और उसे नर्क दिखाने का वादा करता है। वहां छोड़े जाने के बाद स्वेन का तो दिमाग पूरी तरह काम करना बंद कर देता है, जबकि ब्लेक बड़े आराम से ऐसे पैदल चल रहा है जैसे कोई आम मंगलवार हो। और उन बच्चों को एहसास होता है कि उन्हें बिल्कुल ऐसी जगह फेंक दिया गया है जहां आसपास दूर दूर तक कोई नहीं है। उन्हें समझ आ जाता है कि उन्हें बाकी की सभी टीमों से बिल्कुल अलग थलग कर दिया गया है, यानी सीधे सीधे कहें तो उनकी किस्मत ही खराब थी, जिससे स्वेन एक बार फिर से डिप्रेशन में चला जाता है और चिल्लाने लगता है कि उसका सपनों का करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। थेरेस तुरंत उसे एक घटिया और निकम्मा टीम लीडर कहकर डांटती है, पर वो भी पलटकर चिल्लाता है कि उसने खुद इस पोस्ट के लिए नहीं कहा था। तो ब्लेक उनके बीच मामला शांत कराने की कोशिश करता है, पर वे दोनों उल्टे उसी पर भड़क जाते हैं। हमारा भाई बिना किसी परवाह के बड़े आराम से सुझाव देता है कि उन्हें अपनी लोकेशन समझने के लिए पहले मैप देख लेना चाहिए, जो कि उन दोनों गर्म दिमाग वालों की बहस को 1 सेकंड के लिए रोकने के लिए काफी होता है। मैप में देखते हुए उन्हें समझ आता है कि वे मक्का जंगल के बहुत अंदर हैं और उन्हें बहुत लंबा रास्ता तय करना है। तो ब्लेक बस मुस्कुराता है और कहता है कि उन्हें अब शायद आगे बढ़ना चाहिए। स्वेन एक लीडर की तरह बर्ताव करने की कोशिश करते हुए खुद को संभालता है और मान जाता है कि उनके पास आगे बढ़ने के अलावा और कोई चारा नहीं है। यह टीम पथरीले और जंगली रास्तों से होते हुए अपने इस लंबे और मुश्किल सफर की शुरुआत करती है और घनी झाड़ियों के बीच का ये रास्ता जरा भी आसान नहीं लग रहा है। जल्दी ही वे युवा जादूगर भारी भारी बैग्स और इस ऊबड़ खाबड़ रास्ते की वजह से बुरी तरह थक जाते हैं, लेकिन वे नोटिस करते हैं कि ब्लेक के माथे पर पसीने की एक बूंद तक नहीं आई है, जिससे वे सोचने लगते हैं कि क्या ये बूढ़ा आदमी वाकई किसी अलग ही मिट्टी का बना है। आखिरकार ब्लेक ऐलान करता है कि वे जंगल के एंट्री गेट पर पहुंच चुके हैं, जिसे सुनकर सबकी जान में जान आती है। वे सब ऊपर उस घने काले और डरावने मक्का जंगल की तरफ देखते हैं। असली टेस्ट अब शुरू होने वाला है। स्वेन उस जानलेवा धुंध की तरफ इशारा करता है जो किसी भी आम इंसान को एक पल में मौत की नींद सुला सकती है। इससे पहले कि टीम अपने मिशन की डिटेल्स चेक करे, वे कंफर्म करते हैं कि उनका पहला टारगेट लेवल 2 का कोमोडो ड्रैगन है। ब्लेक पूछता है कि ये सब लेवल का क्या चक्कर है, जिससे स्वेन का दिमाग एकदम चकरा जाता है। तो वो लड़का बड़े गर्व से राक्षसों के 10 लेवल्स वाली रैंकिंग सिस्टम को ऐसे समझाता है जैसे ये कोई बहुत ही बेसिक सी जानकारी हो, और ब्लेक बस उसे इस जानकारी के लिए थैंक यू बोलता है, जिससे स्वेन को अपनी होशियारी झाड़ने का एक छोटा सा मौका मिल जाता है। ये लड़कियां तो पहले ही जंगल के अंदर कदम बढ़ा चुकी हैं, जिससे लड़कों को भी जल्दी करके उनके पीछे भागना पड़ता है और अब ये पूरी टीम आखिरकार एक होकर उस डरावने जंगल के बीच से आगे बढ़ रही है। अचानक उन्हें झाड़ियों में कुछ हलचल सुनाई देती है, जिससे हर कोई बिल्कुल अलर्ट हो जाता है, क्योंकि गंदे दिखने वाले गॉब्लिन्स का एक झुंड उन पर अचानक हमला करने के लिए बाहर कूद पड़ता है। ये टीम वहीं की वहीं जम जाती है। उन्हें समझ आता है कि उनका पहला असली टेस्ट आ चुका है, जिसमें स्वेन और क्लारा सबसे पहले सामने आते हुए खतरे को देखते हैं। जी हाँ, ये गॉब्लिन्स की एक क्लासिक वेलकम पार्टी है और वे लड़ाई के लिए बिल्कुल तैयार लग रहे हैं। स्वेन कमीनी मुस्कान हंसता है और आग का एक जादू तैयार करते हुए उन्हें कमजोर लेवल 1 का राक्षस बोलता है और बड़े कॉन्फिडेंस से ऐलान करता है कि वो इस सब को अकेले ही संभाल सकता है, और फिर अपना हमला दाग देता है। उसका जादू सिर्फ एक गॉब्लिन को लगता है और बाकी के 2 गॉब्लिन्स बड़े आराम से बचकर सीधे उसी पर झपट्टा मार देते हैं, जिससे वो बिल्कुल लाचार हो जाता है। तभी अचानक एक जादुई पर्पल बाइंडिंग स्पेल उस हमले को वहीं का वहीं रोक देता है। ये क्लारा थी जिसने ऐन वक्त पर उसकी जान बचाई थी, और उसने बिल्कुल ऐन वक्त पर आकर उसकी लाज रख ली। स्वेन पूरी तरह शर्मिंदा हो जाता है और चिढ़ते हुए बुदबुदाता है कि उसे उसकी मदद की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। तभी थेरेस इशारा करती है कि वो जख्मी हो गया है और अपने जादू से उसे ठीक करने लगती है। ब्लेक बस चुपचाप इस पूरे ड्रामे को देख रहा है और अपने इन नए साथियों के तौर तरीकों को समझने की कोशिश कर रहा है। ये लड़कियां फिर स्वेन की जरूरतों से ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए उसकी क्लास लेती हैं और वो एक बेवकूफ की तरह बस माफी ही मांग पाना है। अपनी इस पहली छोटी सी भिड़ंत के खत्म होने के बाद ये टीम जंगल के और अंदर बढ़ती चली जाती है। तभी जैसे ही वे आगे बढ़ रहे होते हैं, इंसानों को खाने वाला एक बहुत बड़ा शिकारी पौधा चुपके से ठीक उनके पीछे आ जाता है और वो अपना मुंह बंद करने ही वाला होता है कि ब्लेक अचानक जानबूझकर फिसल जाता है और ऐन वक्त पर उन सबको खींचकर रास्ते से हटा देता है। वो बड़े आराम से बात को टालते हुए गिरने के लिए माफी मांगता है, जबकि वो बच्चे बस उलझन में उसे घूरते रह जाते हैं। लेकिन हमें असली सच्चाई पता है
उसने चुपके से जमीन पर एक जादू किया था ताकि उनके लिए एक सुरक्षित रास्ता बन सके। ब्लेक बस आगे इशारा करता है और कहता है कि जब वो गिरा तो उसे एक बेहतर रास्ता का, और स्वेन उसकी इस बात को सच मान लेता है। ये लड़कियां पहले ही आगे बढ़ चुकी हैं और घने जंगल के बीच से उस नए खुले रास्ते पर चल देती हैं। वहीं हमारा भाई बस एक छोटी सी मुस्कान हंसता है, ये सोचकर कि उन्हें सुरक्षित रखने का उसका प्लान काम कर रहा है। इसके बाद वो उन्हें एक चट्टान के किनारे पर ले जाता है और कहता है कि उसे दूर कहीं पानी की आवाज आ रही है। उन्हें कैंप लगाने के लिए एक नदी मिल जाती है, लेकिन किसी का ध्यान उन दर्जनों चमकती हुई लाल आंखों पर नहीं जाता जो पेड़ों के पीछे से उन्हें ताक रही हैं। बाद में उसी रात ब्लेक पहली शिफ्ट की पहरेदारी संभालता है, जबकि बाकी सब आग के पास गहरी नींद में सो रहे होते हैं। तभी जाहिर है एक बहुत बड़ा शेर जैसा दिखने वाला खूंखार जानवर झाड़ियों से रेंगते हुए बाहर आता है और उस पर झपट्टा मारने के लिए तैयार हो जाता है। यह राक्षस तेजी से आगे बढ़ता है और ऐसा लगता है कि ब्लेक को कुछ पता ही नहीं है। वो सीधे उसकी जान लेने के लिए कूदता है, लेकिन तभी एक अचानक सामने आए बैरियर से टकराकर वो दूर जा गिरता है। वो राक्षस नदी के तलहटी में अपने नए घर से कराहने लगता है और ब्लेक बस उसे एक नजर देखता है। इस शोर से स्वेन की नींद खुल जाती है और वो पूछता है कि क्या उसे कुछ सुनाई दिया, पर ब्लेक बड़े आराम से कह देता है कि कुछ भी नहीं था। वो उस लड़के से वापस सो जाने को कहता है ऑप्टिकल और वादा करता है कि जब उसकी पहरेदारी की बारी आएगी तो वो उसे जगा देगा। स्वेन वाकई इस बात के लिए उसका एहसानमंद होता है और उसे थैंक यू कहकर वापस अपने स्लीपिंग बैग में चला जाता है। हमारा भाई बस मुस्कुराता है, ये देखकर खुश कि टीम आखिरकार उस पर थोड़ा बहुत भरोसा करने लगी है। बाकी की पूरी रात वो पूरे कैंप साइट पर एक शांत चमकते हुए बैरियर के साथ पहरा देता रहता है। अगले दिन स्वेन ये सोचे बिना नहीं रह पाता कि उनका ये सफर अब तक अजीबोगरीब ढंग से इतना आसान कैसे रहा है। क्लारा को भी शक होने लगता है। वो सोचती है कि क्या ब्लेक चुपके से उनके लिए रास्ता साफ कर रहा है, लेकिन थेरेस बस इस मिशन को जल्दी खत्म करना चाहती है और उन्हें कोमोडो ड्रैगन के घोंसले की तरफ चलने के लिए उकसाती है। इस बीच वो घमंडी इंस्ट्रक्टर मन ही मन खुश हो रहा है। उसे पक्का यकीन है कि उसने इस टीम को सीधे मौत के मुंह में भेजा है। वो अपने उस छोटे से जाल का खुलासा करता है कि उनका टारगेट कोई कोमोडो ड्रैगन है ही नहीं। इसके बजाय टीम का सामना एक बहुत ही विशाल लेवल 4 के सालामैंडर से होता है और थेरेस तुरंत घबरा जाती है और चिल्लाती है कि इतना ताकतवर राक्षस तो पूरे गांव का नामो निशान मिटा सकता है। ये जानवर जल्दी ही उन्हें चारों तरफ से घेर लेता है और उनके भागने का हर रास्ता बंद कर देता है, जिससे स्वेन गहरे सदमे में चला जाता है और डर के मारे बिल्कुल सुन्न हो जाता है। वो पहले ही हार मान चुका है। उसे पूरा यकीन है कि वे इस लड़ाई को किसी भी कीमत पर नहीं जीत सकते। इन लड़कियों का हाल भी कुछ अच्छा नहीं है। वे डर के मारे एक दूसरे से चिपक जाती हैं। ठीक उसी वक्त जब वो सैलामैंडर एक बहुत बड़ा आग का गोला तैयार करना शुरू करता है और उन बेबस ट्रेनीज पर सीधे आग की एक बहुत बड़ी लहर छोड़ देता है। लेकिन जैसे ही वो लड़कियां अपनी मौत के लिए खुद को तैयार करती हैं, उन्हें एहसास होता है कि उन्हें जरा भी गर्मी महसूस नहीं हो रही है, क्योंकि ब्लेक उनके ठीक सामने खड़ा है और एक बहुत बड़ा जादुई बैरियर थामे हुए है। वे सब फटी आंखों से देखने लगती हैं और आखिरकार उन्हें समझ आता है कि ये बूढ़ा आदमी असल में उनकी हिफाजत कर रहा है। ये सैलामैंडर हार नहीं मानता और अपनी पूरी ताकत से उस बैरियर पर लगातार आग बरसाता रहता है, जिससे स्वेन फिर से अपना आपा खोने लगता है और चिल्लाता है कि वे अब भी फंसे हुए हैं। ब्लेक बस बड़े शांत स्वभाव से उस आग के बीच एक कदम आगे बढ़ाता है, जिससे उसकी पूरी टीम उसे हैरान होकर घूरती रह जाती है, क्योंकि वो सीधे उस राक्षस की तरफ बढ़ रहा होता है। वो बस उन्हें एक कूल सी स्माइल देता है और कहता है कि वे सब वहीं रुकें, जबकि वो जाकर इस मामले को निपटाता है। स्वेन ये सोचकर बुरी तरह घबराने लगता है कि ब्लेक बस एक चारे की तरह अपनी जान देने जा रहा है, और जैसे ही हमारा भाई पीठ घुमाकर आग की लपटों के और अंदर बढ़ता है, वो उसे रोकने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है। इस लड़के को पक्का यकीन है कि एक कमजोर बैरियर जादूगर किसी भी हाल में एक सैलामैंडर को नहीं हरा सकता। इसलिए क्लारा, जो हमेशा काम की बात करती है, कहती है कि जैसे ही इसका बैरियर हटेगा उन्हें तुरंत यहाँ से भागना होगा। लेकिन स्वेन पलटकर बहस करने लगता है, क्योंकि वो उस बूढ़े आदमी को ऐसे मरने के लिए अकेला छोड़कर नहीं भागना चाहता। ठीक उसी वक्त थेरेस नोटिस करती है कि आग की लपटों के साथ कुछ अजीब हो रहा है, क्योंकि बैरियर के पार देखने पर उन्हें पता चलता है कि आग पूरी तरह से गायब हो चुकी है। ये पूरी टीम बस उलझन में घूरती रह जाती है, ये समझने की कोशिश करते हुए कि आखिर चल क्या रहा है। जबकि दूसरी तरफ ब्लेक के चेहरे पर एक कूल और कॉन्फिडेंट लुक आता है और उसका जादू चमक उठता है और पलक झपकते ही वो ऊर्जा के एक बहुत बड़े धमाके से उस सैलामैंडर का नामो निशान मिटा देता है। हमारा भाई बस वहीं खड़ा रहता है और उस राक्षस के अवशेष उसके चारों तरफ बरसने लगते हैं। वो बिल्कुल शांत और बेअसर है। उसकी टीम बस पूरी तरह सदमे में देखती रह जाती है। उन्हें एहसास होता है कि उसने लेवल 4 के राक्षस का एक ही झटके में काम तमाम कर दिया, और ब्लेक बस अपने कंधे के ऊपर से उन्हें एक सरसरी निगाह से देखता है, जैसे ये कोई बड़ी बात ही न हो। लेकिन तभी उस सैलामैंडर का शरीर अचानक चमकने लगता है और वो दूसरे राउंड के लिए खुद को फिर से तैयार करने लगता है। वो तुरंत उस पर एक और आग का गोला दागता है, जिससे ब्लेक हवा में ही बड़े आराम से बचकर निकल जाता है और उस हमले के असर को सोखने के लिए अपने ही जादू की एक लहर पर सवार होकर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से जमीन पर उतरता है। ये राक्षस फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो चुका है। वो दहाड़ रहा है और पहले से कहीं ज्यादा गुस्से में दिख रहा है, इसलिए वो ब्लेक पर भारी पड़ने के लिए एक साथ कई सारे हमले करना शुरू कर देता है।
ब्लेक बड़े शांत तरीके से एक हाथ का साइन बनाता है और इससे पहले कि वो इस बार सच में लड़ने के लिए क्रिस्टल से बना एक बहुत बड़ा दस्ताना तैयार करे, वो अपने अंदर एक कमाल की नीली जादुई ऊर्जा इकट्ठा करता है। अपनी चमकती आंखों के साथ ब्लेक उस विशाल क्रिस्टल दस्ताने से एक जबरदस्त पंच तैयार करता है और उसे सीधे सैलामेंडर के जबड़े पर जड़ देता है, जिससे नीली ऊर्जा के एक बहुत बड़े धमाके में वो राक्षस पूरी तरह तबाह हो जाता है। वो बिना किसी खरोंच के जमीन पर उतरता है। रो और उस जानवर के बचे कुचे हिस्से उसके आसपास हवा में घुलने लगते हैं। हमारा भाई बस अपना बैग सीधा करता है और बड़े आराम से ऐलान करता है कि लड़ाई खत्म हो चुकी है, जबकि वो मन ही मन सोच रहा है कि ये लेवल 4 का राक्षस उन राक्षसों के मुकाबले काफी कमजोर था जिनसे वो पहले लड़ा करता था। उसकी टीम बस अभी अभी जो हुआ उसे देखकर फटी आंखों और खुले मुंह से दंग रह जाती है। इससे पहले कि वे सब चीखना चिल्लाना शुरू करें और पूछें कि एक बैरियर जादूगर भला इतना ताकतवर कैसे हो सकता है, ब्लेक बात को हल्के में टाल देता है और कहता है कि वो कोई इतना खास नहीं है, बस जब वो अपने घर पर बैरियर की ड्यूटी पर रहता था तो अक्सर शिकार किया करता था। क्लारा को समझ आ जाता है कि वो अपने काम का असली उस्ताद है, जो बैरियर्स का इस्तेमाल हमले, बचाव और यहाँ तक कि तेजी से हिलने डुलने के लिए भी कर रहा है। और हमारा बंदा बस मुस्कुराता है, इस बात से खुश कि वे आखिरकार उसे सिर्फ एक बूढ़ा आदमी समझने के बजाय कुछ और भी मान रहे हैं। इस बीच वो घमंडी इंस्ट्रक्टर अब भी मन ही मन मजे ले रहा है। उसे पूरा यकीन है कि वो कमजोर बैरियर जादूगर अब तक मर चुका होगा। वो अपनी पीठ पीछे की गई उन तमाम जानलेवा चालों के बारे में खुद से ही बातें कर रहा है जो उसने उनकी नाकामी पक्की करने के लिए चली थी। वो अपने चमचे को इस बेहतरीन काम के लिए बधाई देता है। उसे पूरा भरोसा है कि टीम एफ का सफाया हो चुका है। तभी ठीक ऐन वक्त पर एक आवाज गूंजती है जो ऐलान करती है कि टीम एफ सबसे पहले वापस लौट आई है और वे सब वहां बिल्कुल सही सलामत खड़े मिलते हैं। ये इंस्ट्रक्टर पीछे मुड़ता है और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखने लायक होते हैं, जैसे वो कह रहा हो, अरे क्या, और वो पूरी तरह अपना आपा खो देता, चिल्लाने लगता है कि वे भला जिंदा कैसे बच सकते हैं और वो भी सबसे पहले वापस कैसे आ गए। वो खुद को शांत करने की कोशिश करता है, यह मानकर कि वे लोग बस डरकर भाग आए होंगे और उनके पास मिशन पूरा करने का कोई सबूत नहीं होगा। तभी स्वेन का ध्यान खींचने के लिए आगे बढ़ता है और उससे एक नजर देखने के लिए कहता है। ये लड़का बड़े गर्व से उस सैलामेंडर का एक बहुत बड़ा दांत ऊपर उठाता है और शेखी बघारता है कि वे सबसे टॉप लेवल का रिजल्ट लेकर आए हैं। ये इंस्ट्रक्टर तो बिल्कुल पागल सा हो जाता है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा कि फेल होने वाले बच्चों के एक झुंड ने सैलामेंडर को हरा दिया, जबकि एक दूसरा काफी फ्रेंडली इंस्ट्रक्टर टीम एफ को इस शानदार काम के लिए बधाई देता है और उनका स्कोर बढ़ा देता है। पर बाकी का स्टाफ उलझन में है क्योंकि उनके शुरुआती सर्वे में उस रास्ते पर किसी बड़े राक्षस के होने की बात सामने नहीं आई थी। स्वेन को ये सारा अटेंशन बहुत पसंद आ रहा है। हालांकि क्लारा उसे तुरंत याद दिलाती है कि ये सब सिर्फ उस बूढ़े आदमी की वजह से हुआ है और वो लड़कियां भी इस बात पर हामी भरती हैं कि अगर ब्लेक उस राक्षस से लोहा न लेता और उन्हें रास्ता न दिखाता तो वे ये कभी नहीं कर पाती। हमारा भाई, जो हमेशा की तरह बेहद विनम्र है, बस इतना कहता है कि उन सब ने मिलकर इन मुश्किलों को पार करने के लिए कड़ी मेहनत की है। वो इस बात पर अड़ा रहता है कि उसने मदद के नाम पर खाक कुछ नहीं किया, जो कि अब तक का बोला गया सबसे बड़ा झूठ है। उसकी ये बात बच्चों के दिल को छू जाती है और वे उसे और भी ज्यादा पसंद करने लगते हैं और आखिरकार उसे अपनी टीम का एक सच्चा साथी और एक भला इंसान मान लेते हैं। हालांकि क्लारा अभी भी सारी कड़ियों को जोड़ने में लगी है। उसे समझ आ रहा है कि उनके साथ जो कुछ भी हुआ वो महज एक इत्तेफाक होने के लिहाज से बहुत ज्यादा अजीब था और उधर अंधेरे में छिपा वो कमीना इंस्ट्रक्टर उनकी इस कामयाबी पर गुस्से से उबल रहा है और कसम खाता है कि वो इस बैरियर जादूगर को उसे इस तरह बेवकूफ बनाकर आसानी से निकलने नहीं देगा। कुछ दिनों बाद वो सभी स्टूडेंट्स के लिए कंपटीशन के अंदाज में एक नए ट्रेनिंग सेशन का ऐलान करता है। चूंकि मेन ग्राउंड खचाखच भरा हुआ था, इसलिए टीम एक शांत और दूसरे वाले ग्राउंड का इस्तेमाल करने का फैसला करती है। वो इंस्ट्रक्टर तो बिल्कुल यही चाहता था। वो उन्हें जाते हुए देखता है और उसके चेहरे पर किसी विलेन जैसी कमीनी मुस्कान आ जाती है क्योंकि बच्चे सीधे उसके अगले जाल में कदम रख रहे थे। जब वे वहां पहुंचते हैं तो उन्हें एक और बंदा उनका इंतजार करता हुआ मिलता है और स्वेन बड़े जोश में ब्लेक को एक दो हाथ करने के लिए उकसाता है, लेकिन वहां आया नया बंदा जो कि खुद वाइस कैप्टन गुंथर है उन्हें रोकता है और कहता है कि वो उन्हें कुछ पर्सनल ट्रेनिंग देने आया है। स्वेन और क्लारा पूरी तरह चकरा जाते हैं। वे सोचने लगते हैं कि एक वाइस कैप्टन आखिर यहाँ क्या कर रहा है और वो तुरंत उन पर चिल्लाता है कि अपनी ये कानाफूसी बंद करो और सामने ध्यान दो। और फिर वो खास तौर पर ब्लेक से कहता है कि वो एक बेवकूफ की तरह चुपचाप किनारे खड़ा रहे और बस देखे। गुंथर बिना कोई वक्त गवाए सीधे काम की बात पर आता है और बच्चों के लिए अपनी स्पेशल ट्रेनिंग शुरू करने का ऐलान करता है और बिना किसी चेतावनी के वो एक अचानक किए गए हमले से उन्हें सीधे जमीन पर चटा देता है, जिससे क्लारा तुरंत भागकर अपनी घायल सहेली के पास पहुंचती है जो पहले से ही अपने जादू से खुद को ठीक करने की कोशिश कर रही है। ये बंदा उनका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम लोग इसे सीरियसली नहीं ले रहे हो, अगर ये कोई असली लड़ाई होती तो तुम अब तक मर चुके होते। फिर वो फिन से कहता है कि वापस अपने पैरों पर खड़ा हो क्योंकि ये कुटाई अभी खत्म होने से बहुत दूर है। जब ब्लेक बीच में आने की कोशिश करता है तो गुंथर उसे अपनी जगह पर टिके रहने को कहता है क्योंकि वो सिर्फ कमजोरों को ट्रेनिंग दे रहा है और हमारा भाई बस उसे घूरता रह जाता है। उसे अपनी टीम को इस तरह पिटते हुए देखना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। गुंथर को ब्लेक का वो लाचार और गुस्से से भरा चेहरा देखकर बड़ा मजा आ रहा है। वो उसे एक बेकार बैरियर जादूगर कहकर ताना मारता है
और फिर अपना ध्यान वापस स्वेन पर लगाता है। वो उस पर चिल्लाता है कि अपनी पोजीशन पर आ जाए और उसी वक्त अपने हाथों में आग का एक खूंखार जादू तैयार करने लगता है और धमकी देता है कि अगर वो खुद नहीं हिला तो वो अपनी आग से उसे हिला देगा। एक पागलों जैसी हंसी के साथ वो सीधे उन ट्रेनीज पर आग की एक बहुत बड़ी बीम छोड़ देता है और अपनी पूरी ताकत से उन पर कहर बरपा देता है। इस हमले से एक बहुत बड़ा धमाका होता है और चारों तरफ ढेर सारा धुआं और धूल उड़ जाती है। इसके बाद गुंथर एक घमंडी मुस्कान के साथ ब्लेक की तरफ मुड़ता है और दावा करता है कि उसका हाथ फिसल गया था क्योंकि ब्लेक ने उसकी बेइज्जती की थी। वो बात को दबाने की कोशिश करता है और कहता है कि उसने उन्हें जान से नहीं मारा है, बस ट्रेनिंग के चक्कर में वो थोड़ा ज्यादा जोश में आ गया था। फिर वो धुएं की तरफ इशारा करता है और ब्लेक से कहता है कि देख लो उसने उसकी टीम का क्या हाल बना दिया है। लेकिन जैसे ही धुआं साफ होता है वो बच्चे एक चमकते हुए नीले बैरियर के अंदर बिल्कुल सही सलामत खड़े दिखाई देते हैं। ये बंदा पूरी तरह बौखला जाता है और चिल्लाने लगता है कि उन्हें एक खरोंच तक कैसे नहीं आई, और जब वो पास से देखता है तो उसे एहसास होता है कि ये एक बैरियर है और वो सोचने लगता है कि क्या इस बूढ़े आदमी ने ही इसे बनाया है। गुंथर पसीने पसीने हो रहा है। वो ये समझने की कोशिश कर रहा है कि ब्लेक ने उसकी नजरों के सामने बिना भनक लगे इतना बड़ा बैरियर कैसे खड़ा कर दिया। और ठीक उसी वक्त बाकी स्टूडेंट्स की एक भीड़ वहां आ पहुंचती है जो ये सोचकर हैरान है कि टीम एफ भला वाइस कैप्टन से क्यों लड़ रही है। तो गुंथर अपनी नाक बचाने के लिए झूठ बोल देता है कि वो तो बस उन्हें गाइडेंस दे रहा था और वैसे भी रुकने ही वाला था, जिसे सुनकर बच्चों का खून खौल उठता है क्योंकि वे जानते हैं कि ये शुरू से ही सरासर दादागिरी और बुलिंग थी। ब्लेक बस चुपचाप एक मजबूत और गहरा गुस्सा लिए उसे घूरता रहता है। उसका इस बंदे की बकवास से मन पूरी तरह भर चुका है। लेकिन थेरेस फिर से अपने पैरों पर खड़ी होती है और ऐलान करती है कि वे सब एक टीम की तरह मिलकर इस लड़ाई को जीतना चाहते हैं, और उससे इंस्पायर होकर बाकी के बच्चे भी सीना तानकर खड़े हो जाते हैं, इस बार सच में मुकाबला करने के लिए बिल्कुल तैयार। उनके इस नए जोश को देखकर, उनके इस नए संकल्प और जोश को देखकर ब्लेक के चेहरे पर एक छोटी सी गर्व भरी मुस्कान आ जाती है। इसके बाद स्वेन वाइस कैप्टन पर चिल्लाता है कि ट्रेनिंग चालू रखो क्योंकि वे लोग कदम पीछे नहीं हटाने वाले हैं, और वहां मौजूद भीड़ इन कमजोर समझे जाने वाले बच्चों का हौसला बढ़ाने लगती है, जिससे गुंथर और भी ज्यादा चिढ़ जाता है। उसे एहसास होता है कि वो फंस चुका है क्योंकि अगर उसने अब ट्रेनिंग रोकी तो वो कमजोर दिखेगा। इसलिए पूरी टीम पूरे जोश में अपनी पोजीशन संभाल लेती है और मिलकर हमला करने के लिए तैयार हो जाती है। गुंथर बस हिकारत से हंसता है। उसे पूरा भरोसा है कि फेल होने वाले बच्चों का ये झुंड उसके सामने टिक भी नहीं पाएगा। फिर वो सीधे टीम की तरफ एक और बहुत बड़ा आग का गोला दागता है, लेकिन इस बार स्वेन और क्लारा ब्लेक के एक और बैरियर की ढाल के पीछे रहकर सीधे उस आग के गोले को चीरते हुए आगे बढ़ते हैं। गुंथर का दिमाग पूरी तरह घूम जाता है। वो उस बैरियर को देखकर चिल्लाने लगता है और ब्लेक को छिपने के लिए कायर कहता है। वे बच्चे भी पलटकर अपने जादू से वार करते हैं और धोखे से हमला करने के लिए उसकी क्लास लगाते हैं, और उनका ये मिला जुला हमला सच में निशाने पर जाकर लगता है और सीधे वाइस कैप्टन को दे मारता है। स्वेन को तो यकीन ही नहीं होता। वो चिल्लाता है कि उन्होंने सच में उस पर एक बार जड़ दिया है। लेकिन गुंथर का खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। उसके चेहरे पर साक्षात मौत का साया दिख रहा है और वो वादा करता है कि वो उन्हें इस बात के लिए कतई नहीं छोड़ेगा। उसके इस जानलेवा गुस्से को देखकर ये बच्चे बुरी तरह डर जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो कोई कदम उठाने वाला होता है तभी एक और कदम आगे बढ़ता है, और ये ब्लेक है जो वाइस कैप्टन का रास्ता रोकने के लिए बड़े शांत तरीके से अपनी टीम के आगे आकर खड़ा हो जाता है। हमारा भाई उसे एक ऐसी निगाह देता है जिसका साफ मतलब है बस अब ये तमाशा खत्म। वो साफ तौर पर एक इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। अचानक एक दूसरा इंस्ट्रक्टर वहां आ धमकता है और उन पर चिल्लाता है कि जो कुछ भी वे कर रहे हैं उसे तुरंत रोकें, और वो गाइडेंस देने के गुंथर के उस घटिया बहाने को तुरंत खारिज कर देता है। ये नया बंदा सबके सामने पोल खोलता है कि गुंथर ब्लेक से पुराना निजी बदला निकाल रहा था और टीम एफ को परेशान कर रहा था, और बताता है कि उसने इस पूरे मामले की अंदरूनी जांच की है। अपने पूरे पावर और हक के साथ वो गुंथर को वहीं के वहीं नौकरी से सस्पेंड कर देता है और उसे डिमोशन के लिए तैयार रहने को कहता है। गुंथर का दिमाग पूरी तरह सटक जाता है। उसे समझ ही नहीं आ रहा कि उसके साथ क्या हो रहा है, और वो इस सब का ठीकरा सिर्फ एक इंसान पर फोड़ता है, वही बैरियर जादूगर ब्लेक। जबकि दूसरी तरफ टीम उसकी इस बर्बादी पर जश्न मनाती है। बाद में वे सब आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, जहां क्लारा इस बात को कंफर्म करती है कि ये पूरी एक्सरसाइज ही उस बूढ़े आदमी को फंसाने के लिए बुना गया एक जाल थी। ब्लेक उन्हें इतनी मुसीबत में डालने के लिए माफी मांगने की कोशिश करता है क्योंकि वो इस पूरे रायते के लिए खुद को जिम्मेदार मान रहा है, लेकिन बच्चे तुरंत उसकी बात काट देते हैं और उसे भरोसा दिलाते हैं कि इसमें उसकी रत्ती भर भी गलती नहीं थी। अब जब खतरा टल चुका है वे सब उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं, ये जानने के लिए मरे जा रहे हैं कि वो इतना ताकतवर कैसे है और उसने ये खतरनाक बैरियर जादू कहां से सीखा। हमारा भाई पसीने पसीने होने लगता है क्योंकि वो अपनी पोल खोले बिना इस सवाल का जवाब देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। तभी ठीक ऐन वक्त पर एक रहस्यमयी औरत वहां आती है और कहती है कि वो यहाँ मास्टर ब्लेक को लेने आई है, खुद लेडी ईडा यानी विजडम की विच की तरफ से। ब्लेक पूरी तरह चौंक जाता है और उलझन में खुद की तरफ उंगली उठाता है। वो औरत बस उसका हाथ पकड़ती है और कहती है कि उन्हें तुरंत निकलना होगा, जिससे वे लड़कियां दंग रह जाती हैं क्योंकि उन्हें समझ आता है कि ईडा तो हीरो की टीम का हिस्सा थी। एंड अब वे सोचने लगती हैं कि आखिरकार ये ब्लेक है कौन। इसके बाद सीन सीधे हेंड्रिया साम्राज्य के मैजिक रिसर्च इंस्टीट्यूट पर शिफ्ट होता है जहां उसे लाया गया है।
इंस्टीट्यूट के अंदर जादूगरों वाली टोपी पहने एक लड़की उसका स्वागत करती है जो उसे पहले से जानती है। ये ईडा है, विजडम की विच और इस पूरी जगह की डायरेक्टर, जो जाहिर तौर पर अभी सिर्फ 13 साल की है। ब्लेक बड़े कैजुअल अंदाज में उसके सिर पर हाथ थपथपाता है, अपनी पुरानी दोस्त को दोबारा देखकर खुश, जिससे उसकी असिस्टेंट फौरन भड़क जाती है और ब्लेक को इतनी बदतमीजी करने के लिए डांटने लगती है। हमारा बंदा बस नासमझों की तरह देखता है और पूछता है कि क्या उसने कुछ गलत कर दिया। वो बात की गंभीरता को समझ ही नहीं पाता, लेकिन ईडा खुद इस बात का बुरा नहीं मानती और तुरंत मुद्दे पर आते हुए सीधे काम की बात शुरू कर देती है। वो समझाती है कि उसे एक बेहद खास काम के लिए उसकी मदद चाहिए, राक्षसों को जिंदा पकड़ना। असल में ये काम बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि वे पकड़ते ही बिल्कुल पागल और हिंसक हो जाते हैं और फिजिकल पिंजरे उन पर काम नहीं करते। अगर वे जिंदा राक्षसों पर रिसर्च कर सकें तो वे उनकी आदतों को समझकर उनसे निपटने का कोई रास्ता निकाल सकते हैं, ताकि वे उस धुंध का तोड़ निकाल सकें। ब्लेक को एहसास होता है कि ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि फिलहाल सिर्फ हीरोज ही डेमन रियलम में उस धुंध को झेल सकते हैं। तो ईडा सीधे मुद्दे पर आती है और पूछती है कि क्या वो अपने बैरियर्स का इस्तेमाल करके लेवल 5 या उससे ऊपर के राक्षसों को जिंदा पकड़ सकता है। उसके रिसर्चर्स ये सुनकर पूरी तरह भौचक्के रह जाते हैं। वे सोचते हैं कि एक साधारण बैरियर जादूगर ऐसा भला कैसे कर सकता है, लेकिन ब्लेक बिना एक पल भी हिचकिचाए बड़े शांत स्वभाव से कहता है कि उसे लगता है वो ये कर लेगा। ये सुनकर उस असिस्टेंट को और भी बड़ा झटका लगता है और वो कड़क कर पूछती है कि तुमने अभी क्या कहा, और वो बस अपनी बात दोहराता है और कंफर्म करता है कि हाँ, लेवल 5 के राक्षस को पकड़ना बिल्कुल मुमकिन है। ईडा के चेहरे पर एक छोटी सी कमीनी मुस्कान आ जाती है, क्योंकि वो शुरू से ही जानती थी कि ब्लेक के अंदर कितनी काबिलियत है। वो बस उस सैलामेंडर के बारे में सोच रहा है और अंदाजा लगा रहा है कि अगर वो लेवल 4 था तो लेवल 5 भी कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। ये असिस्टेंट पूरी तरह अपना आपा खो देती है एंड उस पर आरोप लगाती है कि वो ईडा के सामने अपनी हवा बनाने के लिए झूठ बोल रहा है। वो लगातार चिल्लाती रहती है कि ये झूठा है, जबकि ब्लेक बड़े आराम से उसे तसल्ली देने की कोशिश करता है कि सब ठीक हो जाएगा। तभी ईडा अपना पैर पटकती है और इस मामले को यहीं रफा दफा करते हुए आगे की किसी भी बहस पर ताला लगा देती है। ईडा की असिस्टेंट अभी भी झुककर अपने इस तरह चिल्लाने के लिए माफी मांग रही है। तभी ब्लेक मामले को संभालता है और कहता है कि वो ये पक्का करेगा कि ये मिशन उसकी ऑफिशियल ट्रेनिंग का हिस्सा माना जाए। ये बात असिस्टेंट को और भी ज्यादा शक में डाल देती है। वो सोचने लगती है कि क्या ये बंदा बुद्धि की जादूगरनी को ब्लैकमेल कर रहा है। उसके चेहरे पर एक बेहद सीरियस लुक आता है और वो कसम खाती है कि वो ईडा को इस रहस्यमयी बूढ़े आदमी से बचाकर रहेगी। और दूसरी तरफ हमारे भाई को उस औरत से बहुत ही अजीब और खतरनाक वाइब्स मिल रही हैं। वो अंदर से काफी परेशान महसूस कर रहा है, लेकिन ईडा इस सारे ड्रामे को इग्नोर करती है और ऐलान करती है कि वे राक्षसों का शिकार करने के लिए एक छोड़ी जा चुकी बोर्बन माइन की तरफ बढ़ रहे हैं। एक मजबूत इरादे के साथ वो अपनी सेना में जोश भरती है और सबसे कहती है कि अब निकलने का वक्त हो गया है। इसके बाद वो पूरा खोजी दल डायनासोर जैसे दिखने वाले इन शानदार जानवरों पर सवार होकर शहर से बाहर निकल पड़ता है। सफर के दौरान ब्लेक और ईडा आपस में बातचीत करते हैं, जहां ब्लेक बताता है कि उसकी मुलाकात उनकी पुरानी टीम मेंबर एलिस से पहले ही हो चुकी है। ईडा बस हंस पड़ती है और कहती है कि ये तो बिल्कुल एलिस जैसी ही हरकत है। उसकी असिस्टेंट पीछे से ये सब देख रही है। वो अब भी इस उलझन में है कि एक मामूली बैरियर जादूगर आखिरकार उसकी बॉस के इतना करीब कैसे है। ईडा फिर पुरानी यादों में खो जाती है और ब्लेक से कहती है कि तुमने उस मौत के जंगल में मेरी जान बचाई थी। हमें एक फ्लैशबैक दिखता है जहां ब्लेक समझा रहा है कि वो डेमन रियलम के पास शिकार कर रहा था जब उसे एलिस पर हमला होने की बात पता चली। यह सीन दिखाता है कि उसे उस घने अंधेरे जंगल में बहुत छोटी और घायल एलिस बिल्कुल अकेली मिलती है। वो बमुश्किल होश में थी और उससे गिड़गिड़ाकर कह रही थी कि वो जाकर उसके बाकी साथियों को बचाए जो अब भी खतरे में हैं। इसलिए उसने उसे गोद में उठाया और उसके बाकी ग्रुप को ढूंढने के लिए उस इलाके की तलाशी शुरू कर दी। ढूंढते ढूंढते आखिरकार उसे छोटी ईडा मिली, जो गंदे दिखने वाले राक्षसों के एक झुंड से पूरी तरह घिरी हुई थी। ईडा अपनी कहानी खत्म करते हुए कहती है कि वो रास्ता भटक गई थी और अगर वो उसे बचाने ना आता तो वो वहीं मर जाती। ब्लेक, जो हमेशा की तरह बेहद विनम्र है, बस बात को हंसकर टाल देता है, जिससे ईडा मुस्कुराती है और कहती है कि तुम आज भी बिल्कुल नहीं बदले हो। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, वहाँ के स्थानीय बच्चों का एक झुंड उनके साथ साथ दौड़ने लगता है और हीरोज का हौसला बढ़ाता है। ब्लेक मानता है कि वो बचपन से ही बिल्कुल अकेला रहा है, इसलिए उसे इन बच्चों को इस तरह साथ में मजे करते देख थोड़ी जलन हो रही है। और जब वो पूछता है कि क्या ईडा कभी इस तरह खेली है, तो वो बस एक जीनियस होने का रौब झाड़ती है कि उसके पास खेलकूद के लिए फालतू वक्त नहीं था। वो एक बेहद घमंडी लुक देती है। जाहिर तौर पर उसे अपने उस पढ़ाई लिखाई वाले कूल अतीत पर बड़ा नाज है। इस बीच वो लोकल बच्चे उनके साथ साथ भागना जारी रखते हैं और हीरोज के इस सफर के लिए चीयर करते रहते हैं। वे आखिरकार उस बोरबन खदान के पास पहुंच जाते हैं, जो पूरी तरह से एक गंदी दिखने वाली पर्पल धुंध से पटी पड़ी है। ईडा तुरंत ब्लेक की तरफ मुड़ती है और पूछती है कि क्या वो उन सबको सुरक्षित अंदर ले जाने के लिए एक चलता फिरता बैरियर बना सकता है, जहां उसकी असिस्टेंट तुरंत इसे नामुमकिन घोषित कर देती है। वहीं हमारा भाई बस बड़े आराम से कहता है, हाँ मैं ये कर सकता हूँ। बिना एक भी सेकंड गंवाए वो अपना जादू चलाना शुरू कर देता है और उसके चारों तरफ एक चमकदार नीली रोशनी भभक उठती है। इसके बाद वो सीधे उस घनी धुंध के अंदर कदम बढ़ा देता है और एक पल के लिए नजरों से ओझल हो जाता है, जिससे वो असिस्टेंट पूरी तरह से घबरा जाती है और उसे अपनी जान दांव पर लगाने वाला बोलने लगती है। लेकिन ब्लेक तुरंत अपने उस जादुई बुलबुले के अंदर बिल्कुल सही सलामत वापस दिखाई देता है और पूछता है कि वे सब आ रहे हैं या नहीं।
ईडा बस मुस्कुराती है और सबसे कहती है कि उसके पीछे पीछे चलो, क्योंकि उसका बैरियर साफ तौर पर बिल्कुल बढ़िया काम कर रहा है। उसके रिसर्चर्स बस फटी आंखों से खुले मुंह वहीं खड़े रह जाते हैं। जो कुछ भी वे देख रहे थे उससे वे पूरी तरह दंग हैं। अब खदान के अंदर पूरी टीम उसके उस चलते फिरते बैरियर के घेरे में बिल्कुल सुरक्षित चल रही है, लेकिन उन्हें अब भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। ये असिस्टेंट अपनी नाक बचाने की कोशिश करती है और ऐसा दिखाती है जैसे ये कोई बड़ी बात ना हो, पर वो अंदर से साफ तौर पर हिल चुकी है। जैसे ही वे और गहराई में कदम बढ़ाते हैं, ईडा इशारा करती है कि यहाँ कोई राक्षस नहीं है, बस आगे धुंध का एक कुंड है। ब्लेक अंदाजा लगाता है कि पक्का कोई ऐसा जीव होगा जिसकी वजह से ये सब हो रहा है, पर ईडा समझाती है कि ये कोई शापित चीज भी हो सकती है। हमें एक छोटा सा लेसन मिलता है कि कैसे शापित चीजों जैसी नेगेटिव ताकतें इस तरह का गंध पैदा कर सकती हैं, और कैसे वो धुंध फिर नए राक्षसों को जन्म देती है, जिससे और ज्यादा धुंध पैदा होती है और ये एक खतरनाक दुष्चक्र बन जाता है। वे समझाते हैं कि इस पूरी प्रोसेस का आखिरी और सबसे बड़ा नतीजा खुद डेमन किंग का पैदा होना था। ईडा समझाती है कि मुख्य राक्षस को खत्म करने से उसके पैदा किए हुए बाकी राक्षस भी गायब हो जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे डेमन किंग के साथ हुआ था। लेकिन वो इस बात की तरफ भी इशारा करती है कि सारे राक्षस गायब नहीं हुए, इसीलिए ये रिसर्च इतनी ज्यादा जरूरी है। अगर वे इस धुंध के काम करने के तरीके को समझ जाएं, तो वे आखिरकार इससे निपटने का एक परमानेंट उपाय ढूंढ सकते हैं। जब वो ये बात कर ही रही होती है, तभी उस अंधेरी खदान में एक उखड़े हुए पत्थर से उसका पैर पूरी तरह फिसल जाता है, और ब्लेक इससे पहले कि वो जमीन पर गिरे उसे पलक झपकते ही संभाल लेता है। वो पूछता है कि क्या वो ठीक है, जबकि अचानक हुए इस बचाव से वो थोड़ी झेम जाती है। हमारा भाई फिर उसे अपनी पीठ पर बिठाकर ले जाने की पेशकश करता है, क्योंकि रास्ता बहुत ज्यादा खतरनाक है, जिससे उसकी असिस्टेंट का दिमाग बिल्कुल सटक जाता है और वो उस पर चिल्लाने लगती है कि तुम एक जीनियस को बच्चे की तरह ट्रीट क्यों कर रहे हो। ईडा बस उन दोनों की बात को हंसकर टाल देती है और खुद के ठीक होने की बात कहकर सबको आगे बढ़ने के लिए कहती है। वे आखिरकार एक ऐसे चैम्बर में पहुंचते हैं जहां वो धुंध बहुत ही ज्यादा घनी थी, जिससे ये पक्का हो जाता है कि इसका मुख्य जरिया अंदर ही है। अचानक एक बहुत बड़ा खुर एक जबरदस्त धमाके के साथ ठीक उनके सामने आ गिरता है और उनके सामने पूरी तरह गुस्से से बौखलाया हुआ तगड़ी बॉडी वाला एक मिनोटॉर दहाड़ता हुआ सामने आता है। ये रिसर्चर्स तुरंत डर के मारे चीखने लगते हैं और उसकी पहचान एक लेवल 5 के राक्षस के रूप में करते हैं। ब्लेक बस उस जरूरत से ज्यादा हिफाजत करने वाली असिस्टेंट से पीछे हटने को कहता है और ऐलान करता है कि वे इसे जिंदा पकड़ने वाले हैं, लेकिन वो मिनोटॉर पहले ही हमला बोल चुका है और उन डरे हुए जादूगरों की तरफ बड़े बड़े पत्थर फेंक रहा है। वो एक और खतरनाक जंग की दहाड़ लगाता है और उसकी असली ताकत पूरी गुफा के अंदर गूंजने लगती है, जिससे वो असिस्टेंट पूरी तरह बेबस हो जाती है और इस पूरे माहौल से चिढ़ जाती है। ईडा को जल्दी ही समझ आ जाता है कि उनका नॉर्मल जादू इसके सामने कम पड़ जाएगा और वो कहती है कि उन्हें यहाँ ब्लेक की जरूरत पड़ेगी। उसकी असिस्टेंट घबराहट में उसकी तरफ मुड़ती है और बड़ी बेबसी से पूछती है कि क्या बुद्धि की जादूगरनी इसे संभाल सकती है, लेकिन ईडा तो बस वहीं जम चुकी है। इस राक्षस के सामने वो खुद को पूरी तरह बेबस महसूस कर रही है। ये रिसर्चर्स तुरंत ईडा के पीछे आकर खड़े हो जाते हैं और इस बात पर अड़ जाते हैं कि बुद्धि की जादूगरनी इसे संभाल सकती हैं, और अपनी टीम के इस पूरे सपोर्ट को देखकर वो उस राक्षस का सामना करने के लिए खुद को मजबूत करती है। ये मिनोटॉर आकार में एक बहुत बड़ा दानव है जो उसके सामने ऐसे खड़ा है जैसे वो कुछ भी ना हो, जिसे ब्लेक किनारे से बड़े गौर से देख रहा है और अपनी सहेली के लिए काफी चिंता में दिख रहा है। ईडा अपनी छड़ी को मजबूती से पकड़ती है और कोई जादू चलाना के लिए अपनी हिम्मत जुटाने की कोशिश करती है, लेकिन वो जानवर बस एक कान फाड़ देने वाली दहाड़ मारता है, उसे कुचलकर पापड़ बनाने के लिए बिल्कुल तैयार। वो हमले के लिए थोड़ी दूरी बनाने के लिए पीछे की तरफ कूदती है और ठीक इसी वक्त ब्लेक की आंखें सिकुड़ती हैं और वो तय कर लेता है कि उसने इस तमाशे को बहुत देख लिया। जैसे ही मिनोटॉर आखिरी वार करने के लिए अपना हथियार ऊपर उठाता है, अचानक कहीं से मणियों जैसी चमकती हुई एक बहुत बड़ी जादुई दीवार वहां प्रकट होती है और उस हमले को वहीं का वहीं रोक देती है। सारे रिसर्चर्स बस पूरी तरह सदमे में घूरते रह जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिरकार ये चीज क्या है, क्योंकि वो पूरा का पूरा लेवल 5 का राक्षस अब एक बहुत बड़े चमकते हुए जादुई बॉक्स के अंदर कैद हो चुका था। और जाहिर सी बात है, इसे करने वाला हमारा भाई ब्लेक ही था, जो वहां चुपचाप खड़ा है और उसने बड़े आराम से एक बार फिर बाजी मार ली है। ये जरूरत से ज्यादा हिफाजत करने वाली असिस्टेंट तुरंत उसे रोकने की कोशिश करती है और बीच में टांग अड़ाने के लिए उस पर चिल्लाती है, पर खुद ईडा उस पर चीख पड़ती है कि अपनी बकवास बंद करो। वो उसे याद दिलाती है कि राक्षस को जिंदा पकड़ना शुरू से ही ब्लेक का काम था। हालांकि वो असिस्टेंट अब भी शक कर रही है, पर ईडा बस उससे अपनी आंखें खोलने और सामने जो हो रहा है उसे ध्यान से देखने को कहती है, क्योंकि ब्लेक का बैरियर न सिर्फ उस जानवर को अंदर कैद कर रहा है, बल्कि उस धुंध को भी साफ कर रहा है, जिससे वो अंदर ही अंदर कमजोर पड़ता जा रहा है। उसकी असिस्टेंट पूरी तरह सन्न रह जाती है और मानती है कि उसे अंदाजा भी नहीं था कि बैरियर्स ऐसा कुछ कर भी सकते हैं। यहाँ तक कि ईडा भी दंग है। उसे एहसास होता है कि एक लेवल 5 के राक्षस को एक ऐसी ताकत से पस्त कर दिया गया है जो उसकी खुद की ताकत से कहीं बढ़कर है, लेकिन ब्लेक इस तारीफ को हवा में उड़ा देता है, इस सब से थोड़ा झेपते हुए, और तुरंत अपनी टीम से कहता है कि उन्होंने राक्षस को पकड़ लिया है, इसलिए अब बिना देर किए तुरंत वापस चलने का वक्त आ गया है। वो उन्हें बचाने के लिए ब्लेक को थैंक यू कहती है और उससे कहती है कि घर लौटने के रास्ते में वो इस राक्षस को ऐसे ही कैद रखे। इसके बाद बिना एक भी शब्द बोले वो बस मुड़ती है और गुफा से बाहर चल देती है, जिससे ब्लेक सोचने लगता है कि क्या वो मौत के इतने करीब आने के इस एक्सपीरियंस से अब भी थोड़ी डरी हुई है।
एक बार जब वे वापस इंस्टीट्यूट पहुंच जाते हैं तो वो असिस्टेंट इस कामयाब मिशन के लिए सबको बधाई देती है। ये मिनोटॉर अब उनके मेन हॉल के बीचों बीच खड़ा है, अब भी ब्लेक के उस चमकते हुए बैरियर के अंदर पूरी तरह बंद। यहाँ तक कि उस असिस्टेंट को भी ये मानना पड़ता है कि इतने बड़े जीव को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए उसके ये बैरियर्स अविश्वसनीय रूप से बहुत काम के हैं। वो पूछती है कि वो इसे कब तक ऐसे ही बनाए रख सकता है, जिस पर वो बड़े आराम से कहता है कि जब तक वो इसके आसपास है ये एक तरह से परमानेंट है। हालांकि वो समझाता है कि अगर वो यहाँ से जाता है तो जादू की सप्लाई कट जाएगी और बैरियर आखिरकार टूट जाएगा। तो वो असिस्टेंट तुरंत उसे फिर से नीचा दिखाने की कोशिश में सुझाव देती है कि वे इसे ईडा के जादू से दोबारा पकड़ लेते हैं। ब्लेक बस मुस्कुराता है और एक स्क्रॉल पर पहले से बना हुआ एक जादुई घेरा बाहर निकालता है और कहता है कि इससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए। वो उसे जमीन पर रखता है और समझाता है कि ये एक ऐसा डिवाइस है जिसे उसने लंबे समय तक बैरियर्स को अपने आप बनाए रखने के लिए खुद बनाया है। इस असिस्टेंट को अचानक याद आता है कि उसने डेमन रियलम के पास भी ऐसा ही एक बहुत बड़ा जादुई घेरा देखा था और वो सोचने लगती है कि इसे बनाने वाला जीनियस कौन था। जब ब्लेक बस धीरे से हंसता है तो वो सारी कड़ियों को जोड़ लेती है और यकीन न करते हुए पूछती है कि क्या इसे तुमने ही बनाया था। वो इस बात को कंफर्म करता है और कहता है कि उसने इसे लगभग 30 साल पहले तैयार किया था जब वो महज 9 साल का बच्चा था। उस वक्त डेमन रियलम की धुंध लगातार फैल रही थी और उसे रोकने के लिए सभी बैरियर जादूगरों को इकट्ठा किया गया था। चूंकि वे लोग 24 घंटे सातों दिन वहां मोर्चे पर डटे रहने के लिए मजबूर थे, इसलिए उसने एक ऐसा मैजिक सर्कल इन्वेंट किया जो उनके लिए जादू को स्टोर कर सके और उसकी सप्लाई दे सके। उसका बड़ा प्लान ये था कि पूरे डेमन रियलम को सील करने के लिए एक बहुत बड़ा घेरा बनाया जाए, पर आखिरकार वो इकलौता जादूगर बचा जो वहां रह गया था। वो बस हंस पड़ता है और कहता है कि इसमें बहुत सारी जादुई ताकत लगती थी और शायद इसीलिए बचपन में वो हमेशा इतना थका थका रहता था। ब्लेक बस उस हैरान रिसर्चर्स को देखकर मुस्कुराता है और पूछता है कि क्या कोई गड़बड़ है, जिससे वो असिस्टेंट चिढ़कर पूछती है कि तुम अपने इस दुनिया बदल देने वाले आविष्कार के बारे में इतनी डींगे क्यों नहीं हाँक रहे हो। वो बात को हल्के में टाल देता है और वापस काम पर लग जाता है, उस जादुई घेरे को फर्श पर सेट करते हुए। फिर वो उस अर्धस्थायी बैरियर को एक्टिवेट करने के लिए अपनी माना उसमें डालने लगता है। वो जादू उस स्क्रॉल से बहने लगता है जिससे उस मिनोटॉर के चारों तरफ का घेरा और मजबूत हो जाता है और वो बड़े आराम से कहता है कि ये इसे कम से कम कुछ घंटों तक तो संभाल ही लेगा। हमारा भाई फिर किसी गड़बड़ से बचने के लिए उनकी रिसर्च के दौरान वहीं आसपास रुकने की पेशकश करता है, जिसकी ईडा काफी सराहना करती है। राक्षस के पूरी तरह सुरक्षित होने के बाद वो अपनी टीम को इकट्ठा करती है ताकि आखिरकार उस धुंध का एनालिसिस शुरू किया जा सके। तो सारे रिसर्चर्स काम में जुट जाते हैं, जबकि ब्लेक बस एक कुर्सी पर आराम फरमाता है और चीजों पर अपनी नजर रखता है। ईडा अपने काम में पूरी तरह डूब चुकी है। वो अपने साथ लाए हुए धुंध के एक सैंपल का बारीकी से स्टडी कर रही है। किताबें पलटते हुए घंटों गुजर जाते हैं। वो उस धुंध के रहस्यों को सुलझाने की पूरी कोशिश कर रही है। आखिरकार वो असिस्टेंट और बाकी के रिसर्चर्स अपना सामान समेटते हैं और रात के लिए अपने अपने घर निकल जाते हैं, जिससे ब्लेक को एहसास होता है कि लैब में अब सिर्फ ईडा ही है जो अकेले काम कर रही है। वो कहती है कि उसने उसके लिए एक कमरा तैयार करवा दिया है और उसे सिर्फ जादू के टॉपअप के लिए ही तैयार रहने की जरूरत है। लेकिन जब वो उसके बारे में पूछता है तो वो कहती है कि लोगों को राक्षसों से बचाने के लिए उसे अपनी रिसर्च जारी रखनी ही होगी। उसका ये समर्पण देखकर ब्लेक उसी वक्त फैसला कर लेता है कि वो भी वहीं रुकेगा। ईडा पूछती है कि क्या वो सिर्फ उसका ख्याल रखने के लिए ऐसा कर रहा है और कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, पर वो बड़े आराम से झूठ बोल देता है कि उसे बस इस बात की चिंता है कि नया सेटअप होने की वजह से कहीं बैरियर टूट न जाए। वो बस अपनी पीठ घुमा लेती है और उससे कहती है कि जो मन में आए वो करे, और वो मुस्कुराते हुए कंफर्म करता है कि वो बिल्कुल ऐसा ही करेगा। एक हफ्ता गुजर जाता है और वो मिनोटॉर अब भी इंस्टीट्यूट में अपने उस जादुई पिंजरे के अंदर आराम से बंद है, जबकि ब्लेक देखता है कि एक और रिसर्चर अपने दिन का काम खत्म करके घर निकल रहा है और देखते ही देखते पूरी टीम टाटा बाय बाय करके चली जाती है, जिससे ईडा अकेले ही किताबों के एक पहाड़ के नीचे दबी रह जाती है। वो बाहर जा रही उस मेन असिस्टेंट को रोकता है और उससे 2 मिनट बात करने के लिए कहता है एंड सवाल उठाता है कि आखिर सब लोग ईडा को इस तरह अकेले पूरी रात काम करने के लिए क्यों छोड़ देते हैं। वो फौरन डिफेंसिव हो जाती है और उस बाहरी बंदे से अपने काम से काम रखने को कहती है, लेकिन ब्लेक अपनी बात पर अड़ा रहता है और इशारा करता है कि वो इस पूरे समय अकेले ही रिसर्च कर रही है। ये असिस्टेंट बस हिकारत से हंसती है और कहती है कि तुम नहीं समझोगे क्योंकि ईडा एक जीनियस है और वे लोग सिर्फ उसकी स्पीड को धीमा करेंगे। जाहिर तौर पर वो बाकी सबसे इतनी ज्यादा आगे है कि कोई भी उसकी सोचने की प्रोसेस का मुकाबला तक नहीं कर सकता, इसलिए वे दिन में बस अपना हिस्सा पूरा करते हैं और रात में उसके रास्ते से हट जाते हैं। वो यहाँ तक कि ब्लेक से भी कह देती है कि उसे भी घर चले जाना चाहिए क्योंकि यहाँ उसकी कोई जरूरत नहीं है। फिर वो बस वहां से चली जाती है और उसे गलियारे में अकेला छोड़ देती है। हमारा भाई बस एक थकी हुई आह भरता है। उसे साफ तौर पर यह लॉजिक रत्ती भर भी पसंद नहीं आया। वो ईडा का हालचाल लेने का फैसला करता है, रिसर्च रूम के अंदर झांकता है और देखता है कि वो थकान के मारे अपनी डेस्क पर ही पूरी तरह बेहोश होकर सो चुकी है। वो चारों तरफ कागजों और किताबों से घिरी हुई है, खुद को थकाकर सो गई है, इसलिए ब्लेक बड़े आराम से अपनी चादर उसके ऊपर डाल देता है ताकि उसे गर्माहट मिल सके। कुछ दिनों बाद लंच का समय होता है और सारे रिसर्चर्स एक ब्रेक ले रहे होते हैं, जहाँ बाकी सब स्टेक खाने के लिए
लिए बड़े एक्साइटेड हैं। वहीं ईडा अब भी अपनी डेस्क पर बैठी बस ब्रेड का एक टुकड़ा खा रही है। ब्लेक उसे एक असली ब्रेक लेने का सुझाव देता है, पर वो उसे वहां रोके रखने के लिए बस माफी मांगती है। हालांकि वो अड़ जाता है कि वो अपनी मर्जी से रुका है, तो आखिरकार उसके बहुत ज्यादा जोर देने पर वो ब्रेक लेने के लिए मान जाती है और वो पूरी तरह थकी हारी दिख रही है। लेकिन जहां बाकी के रिसर्चर्स डाइनिंग हॉल में भरपेट खाने का मजा ले रहे हैं, वे बस वहां बैठे बैठे ईडा के अकेले काम करने के इस कमाल के जज्बे की तारीफें बटोरे जा रहे हैं। उन्होंने खुद को इस बात का यकीन दिला दिया है कि वे सिर्फ उसके रास्ते का रोड़ा बनते हैं, क्योंकि उसका दिमाग उनसे कहीं बहुत आगे है। उसकी वो मेन असिस्टेंट तो सबसे घटिया है, जो सीधे सीधे कह रही है कि उन्हें बस ईडा को ही उनके लिए सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने देनी चाहिए। ठीक उसी पल ब्लेक उनकी टेबल के पास जाता है और उनकी इस बातचीत पर पूरी तरह ताला लगा देता है, जिससे वे सब भड़क जाते हैं और पूछने लगते हैं कि तुम्हारे इस तरह कहने का आखिर क्या मतलब है। वो सीधे उन पर उंगली उठाता है कि तुम लोग बस उसे एक जीनियस कहकर उसकी तारीफें कर रहे हो और सारा काम एक 13 साल की बच्ची के सिर पर मर रहे हो। जाहिर है वो असिस्टेंट तुरंत अपना आपा खो देती है और उस पर चिल्लाने लगती है कि तुम इतिहास की सबसे महान जादूगरनी को एक बच्चे की तरह ट्रीट कैसे कर सकते हो। ये बाकी के लोग भी बीच में कूद पड़ते हैं और इस बात पर अड़ जाते हैं कि वो अंदर से एक पूरी तरह समझदार वयस्क है और ब्लेक को ये बात समझ नहीं आ रही। लेकिन हमारा भाई बड़े शांत तरीके से समझाता है कि टैलेंटेड होने का ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि आप इमोशनली भी एक बड़े इंसान बन गए हो। वो फ्लैशबैक में उस समय को याद करता है जब वे दोनों छोटे थे और साथ में सवारी कर रहे थे, और उसे याद आता है कि कैसे वो बाकी बच्चों को बस आम बच्चों की तरह मजे करते हुए कितनी हसरत भरी निगाहों से देखा करती थी। उसे ये भी याद आता है कि गुफा के अंदर उस मिनोटॉर का सामना करते हुए वो कितनी बुरी तरह डरी हुई थी। वो खुद को याद दिलाता है कि वो बहुत होशियार और दयालु है और शायद इसीलिए वो हमेशा हर किसी की उम्मीदों पर खरा उतरने की जी तोड़ कोशिश करती रहती है। इसके बाद वो उस असिस्टेंट को कटघरे में खड़ा करता है और सीधे पूछता है कि क्या तुम सच में पूरे यकीन से कह सकती हो कि ईडा एक बड़ी और समझदार इंसान है। उनके पास से गुजरते हुए वो पूछता है कि क्या तुम में से किसी ने भी कभी उसकी असली भावनाओं को समझने की रत्ती भर भी कोशिश की है। वो एक तीखी और गहरी निगाह के साथ उनकी तरफ मुड़ता है और पूछता है कि क्या तुम लोग सच में अपनी इस दोस्त की मदद नहीं करना चाहते। ये बात उस पूरे ग्रुप की बोलती पूरी तरह बंद कर देती है और उन्हें आखिरकार ये एहसास होने लगता है कि शायद वे गलत थे, ही असली समस्या थे। वो असिस्टेंट डाइनिंग हॉल से बाकी रिसर्चर्स को जल्दी जल्दी बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन वे सब के सब वहीं जम जाते हैं जब वे ईडा को ठीक सामने गलियारे में खड़ा देखते हैं। वो बिना एक भी शब्द बोले बेहद उदास और मायूस दिखती हुई बस उनके पास से गुजर जाती है और जब ब्लेक उसका हालचाल जानने की कोशिश करता है तो वो बिना रुके बस चलती जाती है। वो सिर्फ उसे जाते हुए देख सकता है और इस बात को लेकर साफ तौर पर फिक्रमंद है कि वो इस सब सिचुएशन को कैसे झेल रही होगी। बाद में उसी रात हमारा भाई बस अपने कमरे में बैठा हुआ इस पूरे मामले पर गहराई से सोच रहा है, तभी अचानक उसे अपने दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक सुनाई देती है। ये ईडा है जो अपने नाइट गाउन में वहां खड़ी है और पूछ रही है कि क्या उसे थोड़ा वक्त मिल सकता है। वो उसे अंदर आने देता है और तुरंत उसके लिए एक गर्म ड्रिंक पलटने लगता है और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ मग उसकी तरफ बढ़ाता है, जबकि वो धीरे से माफी मांगती है। फिर वो अपनी खुद की चादर उसके कंधों पर डाल देता है ताकि उसे ठंड न लगे और बड़े प्यार से उससे कहता है कि उसे खुद को गर्म रखने की जरूरत है। वो नीचे देखने लगती है, उस चादर को मजबूती से थामे हुए, और उसकी इस चिंता के लिए दबी आवाज में थैंक यू कहती है। ये गर्म ड्रिंक और उसकी ये छोटी सी हमदर्दी आखिरकार उसके दिल को छू जाती है। कुछ पल के लिए वे दोनों बस उस शांत कमरे में एक साथ बैठते हैं, जिससे सारा तनाव धीरे धीरे कम होने लगता है। वो अपनी टीम के ड्रामे में उसे घसीटने के लिए माफी मांगती है, पर वो पूछता है कि क्या वे लोग हमेशा से ऐसे ही हैं। ईडा समझाती है कि जब वो पहली बार इस इंस्टीट्यूट से जुड़ी थी तो वो पूरे जोश और उत्साह से भरी हुई थी, लेकिन जल्द ही हर कोई उसे बस एक जीनियस कहने लगा और सारा काम उसी के भरोसे छोड़ दिया। वो बेहद दुखी मन से कबूल करती है कि हमेशा से ऐसा ही रहा है। आपका हुनर लोगों को बदल देता है। अपनी बात को अच्छे से समझाने के लिए वो अपने छोटे से पैतृक गांव से बिल्कुल शुरुआत की कहानी बताती है। ईडा अपनी बात शुरू करते हुए समझाती है कि वो एक बिल्कुल नॉर्मल फैमिली में पैदा हुई थी, जिसका जादू से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था, लेकिन वो बचपन से ही एक अद्भुत प्रतिभा थी जिसने पैदा होते ही बोलना सीख लिया था, और जब वो घुटनों के बल चलती थी तभी से जादू की पेचीदा किताबें पढ़ रही थी। उसके इस टैलेंट का पता चलने के बाद उसके माता पिता हैरान भी हुए और फूले नहीं समाये। उन्हें एहसास हो गया कि उनकी बेटी एक पैदाइशी जीनियस है, इसलिए उन्होंने उसे अपनी हैसियत से सबसे बेहतरीन जादुई शिक्षा दी, ऑप्टिकल, और वो भी पूरी तरह उसमें डूब गई। लेकिन जल्द ही पूरा गांव उसे सदियों में एक बार पैदा होने वाली होनहार बच्ची मानकर उसकी जय जयकार करने लगा, जिसने उसे एक बच्चे की तरह जीने के बजाय एक समझदार बड़े इंसान की तरह बर्ताव करने पर मजबूर कर दिया। अपनी रिसर्च के साथ साथ उसे जबरदस्ती कॉम्बैट ट्रेनिंग में भी झोंक दिया गया, बिल्कुल बाकी सब की तरह, और 6 साल की उम्र तक आते आते वो उस भारी दबाव को झेलने की जीतोड़ कोशिश कर रही थी। उसे सारे बड़े लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए खुद को लगातार ये समझाना पड़ता था कि वो एक जीनियस है,
वापस आज के समय में वो पूरी तरह से टूट जाती है और अब अपने आंसुओं को और नहीं रोक पाती। परेशानी के मारे उसके हाथ कांप रहे हैं और वो अपनी ड्रेस को मजबूती से भींचे हुए है। ब्लेक बड़े प्यार से उसकी इस भावना को शब्दों में पिरोता है और उससे कहता है कि वो जानता है कि उसे राक्षसों से डर लगता है। ईडा दंग रह जाती है और पूछती है कि भला तुम्हें ये कैसे पता चला। तो वो उसे याद दिलाता है कि जब उसने उसकी जान बचाई थी और जब वे उस मिनोटॉर से लड़ रहे थे। वो गुफा के उस पल के फ्लैशबैक में जाता है और इशारा करता है कि उस वक्त वो कितनी ज्यादा डरी हुई दिख रही थी। वो आखिरकार बेहद उदास होकर इस बात को मान लेती है और कहती है कि तुम चीजों को बहुत बारीकी से देखते हो। ईडा कबूल करती है कि वो हमेशा से राक्षसों से डरती आई है और हीरोज की टीम में भी वो सिर्फ सबसे पीछे रहकर ही जिंदा बच पाई थी। वो आखिरकार अपना सबसे बड़ा डर सामने रखती है कि वो राक्षसों से इतनी ज्यादा डरती है कि अकेले उनका मुकाबला कभी कर ही नहीं सकती। और ब्लेक बस बड़े शांत अंदाज में उससे कहता है कि वो इस बात को समझता है क्योंकि डर तो उसे भी लगता है। वो समझाता है कि उसके लिए लड़ना ही जिंदा रहने का इकलौता रास्ता था, जब तक कि उसका वो डर पूरी तरह सुन्न नहीं हो गया। जिसे सुनकर ईडा काश ये दुआ करती है कि वो भी काश ऐसी ही मजबूत बन पाती। लेकिन हमारा भाई बड़े प्यार से उससे कहता है कि उसे किसी और की तरह बनने की कोई जरूरत नहीं है, वो जैसी है वैसी ही ठीक है। ये बात उसे और भी ज्यादा भावुक कर देती है और वो चिल्लाती है कि हर कोई उससे एक मजबूत जीनियस बनने की उम्मीद रखता है और वो इस बात से बुरी तरह डरी हुई है कि अगर वो उन उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी तो सब उसे अकेला छोड़ देंगे। उसका वो पुराना सदमा फ्लैशबैक में साफ दिखने लगता है, जो दिखाता है कि उसके गांव और गुरुओं की तरफ से उस पर कितना भयानक प्रेशर था। यहाँ तक कि उसकी खुद की रिसर्च टीम भी उसे हिकारत से देखने लगेगी अगर वो एक जीनियस न रहे। वो पूरी तरह से घबराकर टूट रही है और मिन्नतें कर रही है कि उसे अकेला न छोड़ा जाए और वादा करती है कि वो एक अच्छी लड़की बनकर दिखाएगी। ठीक उसी वक्त ब्लेक बड़े प्यार से अपना हाथ आगे बढ़ाता है